हेलो भाई, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड वालों भाई। क्या बोला तूने? आठों के आठों पोएम आप लोगों को दिख रहे होंगे। इनको भाई एकदम तगड़ी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आठों के आठ पोएम की वन शॉट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और एप्रिसिएशन वो भी ट्रिक से याद करवा के दूंगा हर एक पोएम का। और भाई आपके लिए इतने तगड़े नोट्स लेके आया हूँ, एक बार आपको झलक दिखा देता हूँ। एक बार झलक तो देख लीजिए भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि आपके पोयम से यहाँ पर सबसे पहली पोयम है आप लोगों की सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सबसे पहले तो भाई ये पोयम देख लीजिए आप। जैसे कि भाई आप लोगों की ये पोयम है इंडियन वेवर्स। तो भाई अभी आप लोगों को मैं ऐसे दूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अभी मैं जो नोट्स देने वाला हूँ उससे आप खुद भी कर सकते हो। मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेकिन आपको फास्ट रिवाइज के लिए भी आपको मदद करेगी। एक बार आप लोगों को झलक दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए भाई, सभी पोयम के यहाँ पर एकदम तगड़े नोट्स है। आप लोग देख सकते हो आठों के आठ पोयम एकदम इजी वे में आप लोगों को किस प्रकार से मैंने रिप्रेजेंट करके दिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार देखिए, जैसे कि आपकी ये पोयम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है, इसका पोएट का नेम। लेकिन आपको ये देखिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर शॉर्ट में, जो कि भाई इंट्रोडक्शन दिया तो है लेकिन आपको इंग्लिश में भी दिया है पहले और उसी को हिंदी में भी दिया है। मतलब आपको समझ में आएगा। और ये किस लिए दिया है? ताकि भाई आपको पोएम भी समझे, इसका जो ओवरव्यू है आपको पता चल जाए और आपको एप्रिसिएशन में भी मदद हो। और उसके बाद जो स्टांजास है, मतलब एक एक लाइन बाय लाइन सारी की सारी पोएम यहाँ पर कवर की है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जैसे कि ये आपकी पहला स्टांजा है। देखिए आप लोगों को पढ़ते ही कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाई जैसे आप लोग नीचे आओगे थोड़ा तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले तो उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, उसके बाद सेम एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। मतलब आपको इसको पढ़ते ही आपको एकदम पोएम समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग पूरी की पूरी आपकी जो इंग्लिश की किताब में से पोएम्स है सभी को हम लोग एक साथ वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं। मतलब एक साथ पढ़ा दूंगा आप लोगों को। और भाई एक और प्लस पॉइंट आ जाता है कि मैं आप लोगों को पीवाई के क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। और भाई देख लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर 2025, 2024, 2023 और 22 तक की जो भी पीवाई के क्वेश्चंस होंगे आपकी पोएम के रिलेटेड, और कौन से पोएम्स आपके किस साल में आए वो भी बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि इस साल किस पोएम की ज्यादातर चांसेस बनते हैं आने की। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी पोएम ज्यादातर एप्रिसिएशन में आने के चांसेस बनते हैं और कौन सी क्वेश्चन आंसर के लिए आने के चांसेस। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरे के पूरे पोएम्स एक साथ समझने वाले हैं। देखिए आप, देखिए भाई आपका जो तीसरा सेक्शन है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। जैसे कि ये रहा आपका तीसरा सेक्शन पोएट्री, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ये जो पेपर है 2024 का है, तो इसमें शी वॉक्स इन ब्यूटी ये पोयम आई थी। और इसके साथ एप्रिसिएशन में जो आई थी वो आई थी हमारी पोयम, वो हमारी पोयम आई थी इंच के ब्रॉ। तो भाई जब ये 2023 में आई थी ना, यहाँ पर 2024 में जो आई थी हमारी इंच के ब्रॉ एप्रिसिएशन के लिए आई थी, और जो शी वॉक्स इन ब्यूटी है क्वेश्चन आंसर के लिए आई थी। लेकिन 2022 में 2023 में जब आप लोग देखोगे इसे, जो इंच के ब्रॉ जो पोयम है आप लोगों की, वो आई थी आपके लिए क्वेश्चन आंसर में। और और जो शी वॉक्स इन ब्यूटी थी वो आपकी एप्रिसिएशन के लिए आई थी। आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, उससे आपको क्या पता चलेगा भाई कि जो पोयम इस साल एप्रिसिएशन और जो क्वेश्चन आंसर के लिए आई थी वही पोयम एक्सचेंज होकर अगले साल आई थी। मतलब जो 2025 में एप्रिसिएशन और जो क्वेश्चन आंसर के लिए आई थी वो इस बार ज्यादा चांसेस बनते हैं कि बदल कर आए। मतलब आपको पोयम में बताऊंगा तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। देख लीजिए आप लोग, ये जो आई थी हमारी इसके प्रॉक आई थी एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए। और एप्रिसिएशन में जो आई थी हमारी, और जो एप्रिसिएशन में आई थी वो थी हमारी शी वॉक्स इन ब्यूटी। तो इस प्रकार से आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। तो पोयम के लिए पूरा वीडियो देखना भाई। इसी प्रकार से अगर सारे चैप्टर्स का चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। काफी मेहनत लगी, आप लोग देख सकते हो इतना सारा कंटेंट लाया हूँ। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगी फ्री? आपको ये नोट्स कहाँ मिलेगी जो कि आपको एकदम अच्छे से मैंने सारे के सारे पोयम्स एक साथ एकदम अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके दिए है। ये भी आपको कहाँ मिलेगी ये बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक दिखाई दे रही होगी, वहां से जाकर आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से भाई सारे चैप्टर्स का भी बना के रखा है, सिर्फ वीडियो आने की देर है। जब इस वीडियो पर अगर ज्यादा से ज्यादा प्यार मिला तो वो भी वीडियो आ जाएगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। और भाई आप लोगों के लिए एक झकास चीज है जो कि हमारा एप्रिसिएशन, वो भी ट्रिक से याद करवा के देने वाला हूँ हर एक पोएम का। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनना, और ये भी नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो भाई चलिए अभी हम सारे के सारे पोएम को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि भाई लास्ट टाइम में आपकी काफी मदद होगी। तो सबसे पहले हमारी पोएम आती है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो कि 2.1 है। उसके बाद आती है इंडियन वेवर्स 2.2 है।
तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडियन वेवर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई काफी इजी पोएम है और सबसे पहले पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को एकदम अच्छा मोटिवेशन भी आएगा और वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो भाई सबसे पहले मेहनत के लिए लाइक कर देना यार, प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी भाई हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस पर से मैं आपको नहीं पढ़ूंगा, मतलब यही पोएम है हमारी। देखिए इंडियन वेवर। अभी मैं आप लोगों को अपने नोट्स पर लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने एकदम अच्छे से इस पोएम को रिप्रेजेंट किया है। सभी के सभी कंटेंट आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो भाई ये खुल चुकी है हमारी जादुई नोट्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली पोएम है, इसको भी पढ़ाऊंगा, सभी पोएम को पढ़ाऊंगा भाई, थोड़ी धीर रखना है आप लोगों को। देखिए अभी भाई इंडियन वेवर्स किसने लिखी है भाई ये पोएम? सरोजिनी नायडू। एकदम अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन वाले सीरीज को। चैप्टर्स का भी अगर चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हो, कि भाई कुछ क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। भाई ये पोएम पढ़ाने के बाद इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी करवाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखिए भाई इंडियन वेवर्स बाय सरोजिनी नायडू आपको एप्रिसिएशन में मदद करेगा, जो कि भाई आपको स्टार्टिंग में एप्रिसिएशन में मदद करेगा। ये तो पढ़ाऊंगा, आपको अलग से एप्रिसिएशन भी पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए भाई सबसे पहले सरोजिनी नायडू। सबसे पहले वादा करना है कि आप लोग वीडियो पूरा देखोगे, क्योंकि भाई काफी मेहनत लगाई है। कितने देर वीडियो चलेगा पता नहीं, लेकिन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं अभी। सबसे पहले सरोजिनी नायडू की पोएम है। इस पोएम में आप लोगों को क्या कहा गया है? सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पोएम का ओवरव्यू, और उसके बाद हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। इंडियन वेवर्स इज अ सिंबॉलिक पोएम। इंडियन वेवर्स क्या है? प्रतीकात्मक कविता है। मतलब अभी ये जाने तो छोड़ो, लेकिन आपको ये एप्रिसिएशन में मदद जरूर करेगा। इंडियन वेवर्स इज अ सिंबॉलिक पोएम वेयर पोएट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में भाई ह्यूमन लाइफ की स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया है। मतलब स्टेजेस मतलब क्या? स्टेजेस मतलब ये पोएम क्या रिप्रेजेंट करती है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ ये डिस्क्राइब करती है। तो स्टेजेस कैसी कैसी होती है? जैसे कि बर्थ एक हमारी स्टेज हो गई लाइफ की। उसके बाद मैरिज मतलब कि यूथ, ये भी स्टेज हो गई। उसके बाद डेथ। तो 3 स्टेजेस में, और इन 3 स्टेजेस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है? जैसे कि मॉर्निंग मतलब हमारा बर्थ, इवनिंग जैसे कि यूथ और मैरिज लाइफ, उसको इवनिंग का एग्जांपल दिया है, और नाइट को क्या डेथ के जैसा रिप्रेजेंट किया है। तो ये इस कविता का ओवरव्यू है पोएम का। कलर्स एंड गारमेंट सिंबलाइज द इमोशन, जिसमें जो कलर्स के बारे में बताया है, जैसे कि स्टांजास में कहा गया है कि प्लम्स लाइक द पीकॉक हल्सियन वाइल्ड, ऐसे कुछ कलर्स का भी नेम बताया है। तो वो कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे इमोशंस और फेजेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना इस कविता में कहा गया है। अभी इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। इंडियन वेवर्स एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें वह कवित्री मानव जीवन के 3 चरणों जन्म, यौवन और मृत्यु के बारे में बुनकरों के कार्यों के माध्यम से दर्शाती है। मतलब जो वेवर्स है उनके जो कार्य होते हैं उनके माध्यम से हमारे 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग समय और रंग जीवन की अवस्थाओं के बारे में प्रतीक है। मतलब जो अलग अलग समय में जो कार्य करते हैं वेवर्स, उनकी जो अलग अलग काम है वो हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रंग है वो हमारे अवस्थाओं मतलब हमारे जो इमोशंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए कविता को अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टांजा देखिए, इसकी लाइन है सबसे पहले, वेवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अभी जब एक्सप्लेनेशन में इसका हिंदी और इंग्लिश में दूंगा तब आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेवर्स वेविंग एट द ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव गारमेंट्स सो गे। गे का मतलब कुछ और मत समझना भाई, इसमें अलग मतलब है इसका। ब्लू एज द विंग ऑफ द हल्सियन वर्ल्ड, यहाँ पर कलर के बारे में एक और बार बताया गया है। अभी अभी आपको बताया था कि इमोशंस के बारे में बता रहा है। वी वेव द रोब्स ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। अभी अभी आप लोगों को इसका हिंदी में मतलब आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। द पोएट आस्क द वेवर, जो हमारी पोएट है सरोजिनी नायडू, वो वेवर से पूछती है। यहाँ पर हिंदी में बताया है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। कवित्री सुबह के समय बुनकरों से पूछती है। जब सुबह का समय होता है तब हमारी जो पोएट है सरोजिनी नायडू, वो बुनकरों से क्या पूछती है कि वे इतने चमकीले कपड़े, कि वो इतने चमकीले और आनंदपूर्ण वस्त्र क्यों बुन रहे हैं। मतलब सुबह के समय इतने चमकीले और आनंदपूर्ण वस्त्र मतलब कपड़े क्यों बुन रहे हैं। नीला रंग शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। अभी जो वेवर्स है हमारे आंसर में बोलते हैं कि नीला रंग शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। बुनकर बताते हैं कि वे नवजात शिशु मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए वस्त्र बुन रहे सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में जब भी कहा जाए आप लोगों को कि किसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो सुबह मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए वो लोग कपड़े बुन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पहले स्टांजा में कुछ नहीं भाई, सीधा कहा गया है कि जो हमारी जो कवित्री है सरोजिनी नायडू, वो बुनकरों से पूछती है। इसमें भाई 3 ही टाइम दिया गया है। सुबह के बारे में पूछा गया है, उसके बाद शाम के बारे में मतलब दोपहर और शाम एक ही साथ में, और नाइट के बारे में इतना ही पूछा गया है। और उस समय वो जो वेवर्स बुन रहे हैं मतलब जो कपड़े बुन रहे हैं
वो किस लिए बुन रहे इतना ही कहा गया इस कविता में। तो आप लोग सिर्फ स्टांजास में आप लोगों को क्वेश्चंस किस प्रकार से हैंडल करने हैं वो भी बताऊंगा, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा काम करेंगे इस बार में। कवयित्री सुबह के समय में बुनकरों से पूछती है, सुबह के समय में वो पूछती है कि इतने चमकीले और आनंदपूर्ण वस्त्र क्यों बुन रहे हो। तभी वेवर्स बताते हैं कि नीला रंग शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। वो बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए मतलब जो सुबह होती है हमारे नए सुबह जो होती है नई शुरुआत के बारे में बताती है, इसलिए वो नए नवजात शिशु के लिए वो कपड़े बुन रहे हैं। तो इसका सेकंड स्टांजा भी देख लेते हैं। तो भाई देखिए अभी अभी दूसरा स्टांजा जो है, पहला स्टांजा अभी देखिए भाई आप लोग कितने अच्छी तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला स्टांजा जो है हमारा बर्थ के बारे में रिप्रेजेंट करता है, मॉर्निंग टाइम। देखिए कितना अच्छा आप लोगों को पढ़ते ही भाई आनंद आ जाएगा आपको, कि समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ भी नहीं है, साल भर आपने पढ़े नहीं है मुझे पता है, क्योंकि भाई मैंने भी नहीं पढ़े थे ये साल भर में मैंने भी नहीं पढ़े ये। तो अभी जो दूसरा स्टांजा है हमारा यूथ और मैरिज लाइफ के बारे में बताता है, मैरिज लाइफ के बारे में, इवनिंग के बारे में बताता है ये इवनिंग के टाइम पर। अभी देखते हैं सेकंड स्टांजा क्या करता है, वेवर्स वीविंग, ये ब्ला 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 ये क्या है पढ़ लीजिए आप लोग, तो भी मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा क्योंकि भाई एग्जाम में तो ये आने वाले हैं। वेवर्स वीविंग एट द फॉल ऑफ नाइट, अभी रात के समय में बोल रहे, पहले स्टांजा में क्या कहा था कि सुबह के समय में। अभी ये पूछ रही है सरोजिनी नायडू, इसमें सिर्फ सवाल जवाब चलने वाला है, सरोजिनी नायडू पूछेगी हमारे और जो हमारे जो वेवर्स है वो आंसर करेंगे। सबसे पहले भी अभी नाइट की शाम के टाइम में हम लोगों को सरोजिनी नायडू हमसे नहीं जो हमारे वेवर्स है उनसे पूछती है व्हाई डू यू वेव गारमेंट्स सो ब्राइट। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाई डू यू वेव गारमेंट्स सो ब्राइट। यहाँ पर अभी मेरी जबान अगर फिसल जाए तो आप लोग माफ करना, क्योंकि भाई लंबा वीडियो बनने वाला है, ज्यादा एडिटिंग में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, तो आप लोगों को ये हैंडल कर लेना है। अभी देखिए मेरे से जैसा होगा एक्सप्लेन वैसे मैं करके दूंगा आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। व्हाई डू यू अभी पूछते हैं कि शाम के समय में मतलब रात के समय में, रात के समय में नहीं शाम के समय में, फॉल ऑफ नाइट मतलब शाम के समय में वो इतने ब्राइट गारमेंट्स मतलब चमकीले कपड़े क्यों बनाते हैं, वही मतलब हो जाता है लाइक द प्लम्स ऑफ द पीकॉक, मतलब पीकॉक के जो मोर के जो पंख होते हैं उनके पंख के जैसे कपड़े पर्पल और ग्रीन कलर के एकदम अच्छे से जैसे अच्छे से क्यों बनाते हैं। तो अभी हमारे व्यूअर्स क्या कहते हैं, वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ द क्वीन, मतलब हम लोग जब शादी होती है मैरिज लाइफ जो मैरिज करते हैं उनके लिए हम लोग कपड़े बनाते हैं शाम के टाइम में। तो यही कहा गया है सेकंड स्टांजा में। देखिए आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन अभी हिंदी में बताऊंगा। जहाँ संध्या के समय में यौवन और विवाह का प्रतीक है, मतलब शाम का अभी हमारे सरोजिनी नायडू के और जो हमारे व्यूअर्स है उनके मत से क्या है, सुबह का टाइम जो है बर्थ का टाइम है, शाम का टाइम जो है हमारा वो विवाह और यूथ मतलब जो हमारी यंग लाइफ है, जो भी जिस एज में हम लोग है उस बारे में बताए। अभी शादी के लिए तो हम आ ही गए ना भाई, 12वीं में आ गए, मतलब अगले साल आप लोग शादी के लिए एकदम परफेक्ट हो जाओगे। शायद से 21 है ना पता नहीं, लेकिन आप लोग अभी तो हो ही शादी के लिए। वो छोड़ो, अभी देखो जो हमारा शाम का टाइम है वो विवाह और यौवन के बारे में बताता है। बैंगनी और हरे रंग के जो कपड़े वो प्रेम और सौंदर्य का उत्सव दर्शाते हैं। बुनकर रानी और विवाह के लिए घूंघट बुनते हैं और वैवाहिक जीवन की खुशी और भव्यता दर्शाते हैं। मतलब जो शाम के समय में कपड़े बुनते हैं वो मैरिज लाइफ के लिए बुनते हैं, मैरिज में जो यूज किए जाते हैं, एक मतलब एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए एकदम अच्छे से चमकीले कपड़े बनाते हैं और वैवाहिक जीवन की खुशी और भव्यता को दर्शाता है। तो यही सेकंड स्टांजा में कहा गया है। थर्ड स्टांजा देखिए, अभी खत्म वाला स्टांजा है मतलब डेथ। अभी भाई हम लोग पैदा तो हो गए, मतलब हम लोग बर्थ हो गया हमारा, अभी शादी भी कर ली, अभी कभी ना कभी तो मरना पड़ेगा ना भाई। तो अभी नाइट का टाइम जो है उनके मन से जो है डेथ को हमारे रिप्रेजेंट करता है। वेवर्स वेविंग सॉलमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वेव इन मूनलाइट चिल। अभी रात के समय में नाइट के समय में मूनलाइट चिल जैसे वातावरण में आप लोग क्या बुनते हो, मतलब कपड़े क्यों बुनते हो और किस लिए बुनते हो। सरोजिनी नायडू जी ने हमारे पूछा है। व्हाइट एज द फिदर, मतलब फिदर जैसे कि बर्ड, हमारे जो बर्ड होते हैं उनके फिदर व्हाइट होते हैं, जो व्हाइट कलर के बर्ड होते हैं। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कौवे के फिदर तो ब्लैक कलर के होते हैं, वो आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हो। तो भाई अभी आप लोगों को व्हाइट एज द क्लाउड, क्लाउड के जैसे भी व्हाइट, आप लोग बोलोगे अभी कि व्हाइट तो हमारे जब आसमान में जब पानी के लिए होते तब ब्लैक होते हैं, लेकिन भाई जब व्हाइट होते तब की बात चल रही है यहाँ पर। वी वेव डेड मैंस फर्नल श्राउड, जो कफन होता है मौत के वक्त। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा कि मेरी लिप सिंक मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ी देर से सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ से कुछ भी लेना देना नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से लेना देना है। समझ रहे हो आप लोग, आपको सिर्फ यहाँ से लेना देना है, मेरे कंटेंट से यहाँ पर आपको इससे लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हो, ठीक है। तो अभी लास्ट के इसमें डेथ के बारे में बताया है। तो लास्ट के जो मूनलाइट चिल जैसे वातावरण में आप लोग क्या बुनते हो, तो यहाँ पर हमारे
व्यूअर्स बड़े ही अच्छी तरीके से हमको जवाब देते हैं। रात का वातावरण गंभीर और शांत हो जाता है। रात के वातावरण में आप लोग जग के देखना, सफेद और शांति का मृत्यु का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और मृत्यु का प्रतीक है। बुनकर मृत व्यक्ति के लिए कफन बुनते हैं। इस प्रकार कविता मानव जीवन की पूर्ण चक्र जन्म मृत्यु को दर्शाती है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो कविता है अभी और भी दे देता हूँ मैं आप लोगों को। कविता हमारी पहली खत्म हो चुकी है, कितने मिनट में, लगभग 5 मिनट में खत्म हो चुकी है मेरे ख्याल से। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है नहीं, कमेंट में बताना है। वैसे तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन मेरे तरफ से जो आपको लास्ट टाइम में एकदम अच्छा है उतना तो मैंने किया है। अभी एप्रिसिएशन भी करने वाले हैं हम लोग, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। रात सभी अभी सबसे पहले आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि 3 समय के बारे में बताया इसमें। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जन्म, मृत्यु, सॉरी जन्म, जो यूथ होता है हमारा यंग एज, और मृत्यु के बारे में बताया है। तीनों समय, सुबह के समय में जो लोग कपड़े बुनते हैं, बुनकर समाज, जो कि हमारा सुबह के समय में हमारे नवजात शिशु के लिए बुनते हैं, तो मतलब शाम के समय में शादी के वक्त के लिए कपड़े बुनते हैं, और रात के समय में मरे हुए इंसान का कफन के लिए बनाते हैं। तो यही इस कविता में कहा गया है। 3 स्टेजेस आपको याद रखना है। और जो कलर्स बताया, जैसे कि रात के समय में हमारे क्लाउड का कलर एग्जांपल दिया है, और उसमें भाई फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल है कुछ, वो आप लोगों को मैं एप्रिसिएशन के वक्त बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर आप लोग बोलोगे तो फिगर ऑफ स्पीच, सभी ग्रामर पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो इसमें से आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि कौन से, यहाँ पर आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ मैं, प्लीज वाइट ना कर लेना कि इस पोएम में कौन से लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है भाई। फिगर ऑफ स्पीच का भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, लाइक जैसे कि हमारे सिमिली का एग्जांपल है। सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच, आप लोगों को क्या ही पता होगा, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि साल भर तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इंग्लिश को तो हाथ भी नहीं लगाया। लाइक यहाँ पर जैसे ये वर्ड यूज होंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि सिमिल है। तो ये ऐसे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच। फिलहाल तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं। पहली कविता खत्म हो गई, अभी इसके एप्रिसिएशन की ओर बढ़। एप्रिसिएशन में आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा तो कैसा रहेगा, सबसे लास्ट में आप लोगों को एप्रिसिएशन करवाऊंगा, सारे पोएम का एक साथ याद करवाऊंगा। सिर्फ आपको एक पैराग्राफ याद करना है। और भाई जो टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे कि इस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इस कविता में, यहाँ पर आप लोगों को नाम याद रखना है। इंडियन वेवर है, सरोजिनी नायडू। इसकी थीम क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको इस इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कि 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया है, ये कुछ बताया गया है और एग्जाम्पल्स। तो ये आप लोगों को एप्रिसिएशन एकदम ट्रिक से याद करूंगा, तो लास्ट तक जरूर बन के रहना, तो ठीक है। तो भाई अभी हमारे सेकंड पोएम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेकंड नहीं, अभी हमने सेकंड पोएम तो पढ़ ली, जो कि हमारी इंडियन वेवर्स थी। आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टाइम स्टैम्प डाल के दूंगा, जो कविता जिस टाइम में पढ़ाई है वहां पे आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा टाइम स्टैम्प में। तो वहां से आप जाकर भी जो पोएम आपको समझ में नहीं आएगी तो आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो। अभी भाई आप लोगों को अभी सबसे पहले जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये बताता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सी कवर की, इंडियन वेवर, हमारी एक कंप्लीट हो गई। अभी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड को कवर करेंगे। किसने लिखी है भाई, वॉल्ट विटमन। कौन थे वॉल्ट विटमन, पता नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारी पहली पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वॉल्ट विटमन ने लिखी थी। एप्रिसिएशन में तो ट्रिक से याद करवाऊंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारे याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज अ फिलोसॉफिकल पोएम। फिलोसॉफिकल माने मार्ग, दर्शनीय, दार्शनिक, मुझे भी पता नहीं, लेकिन आप लोग सुन लो। Song of the Open Road is a philosophical poem in which Walt Whitman celebrates freedom, self-reliance, optimism, the joy of life journey। मतलब भाई ये छोड़ो, अभी आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एक दार्शनिक कविता है जिसमें वॉल्ट विटमन जो हमारी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आशावाद, जीवन यात्रा के बारे में बताया है। मतलब ऑप्टिमिज्म, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस, उसके बाद स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। तो ये आप लोगों को इनके मीनिंग तो पता चल गए होंगे। इनके बारे में दर्शाती है। खुली सड़क मतलब ओपन रोड, हिंदी में इसका अनुवाद होता है खुली सड़क। जीवन का प्रतीक है, मतलब जो ओपन रोड है हमारे जीवन का प्रतीक है। अभी देखते हैं जैसे कि हमारे सरोजिनी नायडू जी ने अलग तरीके से बताया था। हर एक पोएट अलग तरीके से, नजरिया अलग होता है ना भाई, सबके विचार एक साथ एक जैसे होंगे तो कैसा होगा। जहाँ व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है। तो भाई ओपन रोड के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है आपको, तो ये आप लोग एक बार रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए अभी फिर से मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा, आप लोग रिवाइंड करके तो नहीं देखोगे। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एक दार्शनिक कविता है जिसमें वॉल्ट विटमन जो हमारे, उन्होंने क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, स्लिप ऑफ टंग देख सकते हो आप लोग, आशावाद, क्योंकि मैं काफी देर से बोल रहा हूँ ना तो यहाँ से आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आशावाद, जीवन यात्रा के बारे में बताया, लेकिन कंसेप्ट सही जा रहा है ना।
आनंद को दर्शाता है। तो देखिए जो कविता है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसमें वॉल्ट व्हिटमैन जी ने स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आशावाद, जीवन यात्रा के बारे में आनंद दर्शाते हैं। मतलब खुली सड़क जो है जीवन का प्रतीक है। तो इस बारे में आपको एक कविता में बताया है। तो अभी स्टांजास के बारे में बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे स्टांजास पढ़ोगे तो भाई हाई लेवल इंग्लिश है, एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। अ फुट एंड लाइट हर्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्थी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मतलब जब ये ओपन रोड का रास्ता चुनते हैं, अभी आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा मैं। भाई मैंने जब ये पहली बार पढ़े थे ना ये सेंटेंस, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। मतलब काफी हार्ड लैंग्वेज में आपको जो पैसेज में भी भाई आपको लेसन के चैप्टर में भी ऐसे होगा आपको कि अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, आपको स्टोरी पता नहीं होगी, तो आप लोगों को ये सॉल्व करते ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हर एक की स्टोरी आपको एकदम अच्छे से समझ लेनी है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना है मुझे। इसी प्रकार से चैप्टर्स का भी बताऊंगा आप लोगों को। हेल्दी एंड फ्री वर्ल्ड बिफोर मी। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टांजा से आप लोग एक बार पढ़ लेना, कविता को एक बार पढ़ लेना भाई। देखिए ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो आपको पढ़ लेना ही। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर योर आई चूज, स्लीप ऑफ टंग मिस कर देना, इसको इग्नोर कर देना। एक्सप्लेनेशन बताऊंगा अभी। द पोएट बिगिंस हिज जर्नी हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली। उन्होंने हमारे जो कवि है उन्होंने अत्यंत प्रसन्न और आत्मविश्वास के साथ अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया है। द ओपन रोड रिप्रेजेंट लाइफ विच ऑफर्स अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। जो ओपन रोड है, खुली सड़क है, वो अनलिमिटेड जो रास्ते होते हैं हमारे, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है हमारे जब हम ओपन रोड की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जो हमारी दुनिया संसार छोड़ छाड़ के बोल रहे हैं ये लोग, सन्यासी के जैसे जीवन बिताना, सबकी सोच अलग अलग होती है। कवि अत्यंत प्रसन्न और आत्मविश्वास के साथ अपनी जीवन यात्रा आरंभ करता है। वह स्वयं को स्वस्थ और स्वतंत्र महसूस करता है। खुली सड़क जीवन का प्रतीक है, ये बताता है, जो अनेक संभावनाओं से भरी हुई है। कवि मानता है कि जीवन उसे वहां ले जाएगा जहां वह स्वयं जाना चाहेगा। कि इस कविता में कहा गया है कि कवि कवि अत्यंत प्रसन्नता से बोलते हैं, आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि अपनी जीवन यात्रा को वो शुरुआत कर चुके हैं। वह स्वयं को स्वस्थ और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो खुली सड़क में मतलब यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और उनको जो खुली सड़क दिखाई दे रहे हैं वो एक जीवन की तरह दिखाई दे रही है। तो यही कहा है पहले स्टैंजा में। अभी सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। henceforth I ask not good fortune, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, किस्मत। आई माई सेल्फ क्या है भाई ये, आई माई सेल्फ गुड फॉर्चून कुछ भी है, मतलब पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा। henceforth I whimper no more, both put on, और भाई वर्डिंग भी हार्ड है। नो मोर नीड नथिंग डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। मैं ये पढ़ के आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये जब ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को जब एग्जाम में आप लोग जाओगे तो ये सेंटेंस पढ़ के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसका ये मतलब होता है। तो इसलिए आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को ये पीडीएफ मिलने के बाद भी आप लोग पढ़ोगे नहीं इसे, क्योंकि भाई मैंने जब ये रिवाइज की थी ना, पढ़ाने से पहले तो रिवाइज करनी पड़ती है ना ये, तो मुझे भी काफी वक्त लगा था पढ़ने में, काफी आलस आया था, 2 दिन लगाए थे मैंने भी। henceforth I whimper no more, पोस्टपोन तो ये भी पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग एंड द कंटिन्यू पढ़ लेना आप लोग। एक्सप्लेनेशन बता दो सीधा। द पोएट, इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं, पोएट सेज दैट ही इज नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन लक, वो किस्मत के भरोसे नहीं है। यहाँ पर कवि कहता है कि वो भाग्य पर निर्भर नहीं है। ही बिलीव्स दैट ही हिमसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी। आप लोगों को मेरी शक्ल देखकर क्या लगता है मैं कौन से क्लास में हूँ? कमेंट में बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोगों को, अगर आप लोग ने मेरे सारे वीडियो देखे तो उसमें आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं कौन से क्लास में हूँ। क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी, द पोएट सेज दैट, वो अपने भाग्य के भरोसे नहीं है। he believes that himself is a creator of destiny, मतलब वो खुद बना सकता है, वो अपना भाग्य खुद बना सकता है, ये कहता है। और he gives up complaints, वो शिकायत करना, delays बुकिश नॉलेज मतलब बुक का किताबी कीड़ा होना, ये उसने पहले ही छोड़ दिया है। he choose the real life experience, अभी वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, समझ रहे हो? कवि कहता है कि अब वो भाग्य पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं अपना भाग्य बना सकता है। वो शिकायत करना, टाल मटोल करना, केवल पुस्तकों का तक नॉलेज तक सीमित रहना, किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं, वो छोड़ चुका है। वह वास्तविक जीवन के अनुभव को अपनाना चाहता है और आत्म संतोष के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बढ़ने दो भाई इसे। आप लोग अभी, आप लोगों को मार्क्स के लिए पढ़ना है ना, पढ़ लो आप लोग। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद से। अगर भाई समझ में नहीं आया ना तो 1 से 1.5 घंटा मुझे मेरी इस बेकार सी आवाज को सहन कर लेना, और बाद में आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि भाई कैसे भी पढ़ाओ लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा ना, तो उसकी मदद से आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए आवाज में काफी दिक्कत हो जाएगी। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, मेरे लिए पृथ्वी सफिशिएंट है। द पोएट सेज दैट अर्थ इज इनफ फॉर हिम, मेरे लिए पृथ्वी काफी है। आई डू नॉट वांट द, ये क्या है, कॉन्टेंसलेशन, ये क्या है, एक्सेट्रा
एनी नियर आई नो दे आर वेरी वेल। मतलब ये कहते हैं कि मुझे कोई तारा, मुझे कोई स्टार पास नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए आप लोगों को सीधा हिंदी में बताता हूँ। तो पोएट सेज दैट अर्थ उसके लिए काफी है, पृथ्वी he does not want stars to come closer। मतलब जो तारे हैं, जो लोग कहते हैं ना तेरे लिए मैं चांद तारे भी ला दूंगा, तो वैसा उसको कुछ नहीं चाहिए भाई। वो मानता है कि जो चीज जहां पर है वहां पर ही ठीक है। उसका ऐसा कहना है। दिस शोज दैट, ये लाइन क्या कहती है, ये क्या दिखाती है पोएट के बारे में। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए कि ये स्टांजा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोग सीधा ये एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया है अच्छे से। दिस शोज दैट, और फुल मार्क्स मिलेंगे भाई, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। एकदम अच्छे से चार्ट जीपीटी से एक नंबर इसको मैं रिप्रेजेंट करके लाया हूँ, एकदम अच्छे से वीडियो बनाए। काफी देर से इस वीडियो के लिए मेहनत कर रहा था मैं, अभी आ गया फाइनली। दिस शोज, ये क्या बताता है, ये जो इन्होंने अभी बताया, अभी ये इनकी जो बात है वो क्या बताती है, ये दिस शोज द कंटेनमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। मतलब अभी हिंदी में बताऊंगा ये, कि वो यह कभी संतोष और यथार्थ स्वीकारने का भाव दर्शाता है। मतलब वो संतोष है, मतलब वो जितना मिला उतने में ही काफी, वो उपकारनीय है, मतलब जितना मिला उतने में वो अच्छे, ऐसा इनका कहना है। उनको ज्यादा की आशा नहीं है हम लोगों की जैसे, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, ऐसा नहीं। स्टांजा 4 में देखिए, देखिए माइक कैमरा में प्रॉब्लम है शायद। अभी भाई माइक में भी कितनी चार्जिंग है पता नहीं, कब बंद हो जाएगा, मैं बड़बड़ाता रहूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादातर माइक की तरफ भी ध्यान दूं। आई कैरी देम, माइक की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, उसको इग्नोर कर देना। पढ़ो भाई, कुछ ना कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। आई कैरी देम, क्योंकि भाई सब लोग साइंस मैथ सबके उसके पीछे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे पड़े हैं, लेकिन इंग्लिश की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप लोगों ने अभी अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो रिजल्ट की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये बात याद रखना मेरी। आई कैरी देम, अभी ये लास्ट का स्टांजा है। स्टिल हियर आई कैरी माय ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आई कैरी द मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर आई गो। जहां भी मैं जाऊंगा इन लोगों को मैं साथ रखूंगा, और आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। रीड का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। आई एम, मतलब यहाँ से पढ़कर ही बताऊंगा, क्योंकि मैं हाई लेवल इंग्लिश है, समझ में नहीं आती। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू गेट मी रीड देम। रीड मतलब पढ़ना नहीं होगा यहाँ पर। आई एम आई एम फील्ड विथ देम, आई फील देम इन रिटर्न। अभी एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट सेज दैट ही कैरीज द पीपल एंड रिलेशनशिप विथ हिम। मतलब जो लोग हैं और जो रिश्ते नाते हैं वो सभी मैं अपने जेब में लेकर घूमूंगा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है। दिस बर्डन्स आर स्वीट मेमोरीज, ये जो यादें हैं, मैं ये जो मैं लेके जा रहा हूँ, ये मेरे लिए एकदम अच्छी यादें रहेंगी और जिम्मेदारियां भी रहेंगी। दे एनरिच हिज लाइफ एंड गिव इट मीनिंग। कवि कहता है कि अपने साथ वो लोगों संबंधों हर जगह लेकर जाएगा। ये बोझ नहीं है, ये बर्डन मतलब बोझ नहीं है, बल्कि मधुर स्मृतियां, मतलब स्वीट मेमोरीज है, और जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। ये उसके जीवन को अर्थ और पूर्णता प्रदान करती है। मतलब उसके जीवन को यही, इसमें ही वो संतुष्ट है। तो हमारी पोयम एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, शायद से आप लोगों को समझ में आ चुकी है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो कंप्लीट लाइक कर देना। सो भाई अभी तक हमने दो पोएम्स को पढ़ लिया, इंडियन वेवर्स और जो हमारी सेकंड है, कौन सी है हमारी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। आपको एक बात बताऊं, ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है ना, दो बार पूछी गई है अभी तक। मैंने जो पोएम, जो ये पीवाई की पेपर्स आपको दिखाई है चार से, मतलब 2022 से लेकर 25 तक जो ये पीवाई की पेपर थे, सही है। तो इसमें भाई आप लोगों को एक फैक्ट बात बताऊं, ये दो बार आ चुके हैं। ये एक बार, ये जो 2025 का पेपर है इसमें भी आ चुकी है, और 2022 का पेपर है इसमें भी ये आ चुकी है। तो भाई अभी आपको क्या लगता है, इसके ज्यादा चांसेस बनते हैं आने के? ये 2025 का पेपर है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और भाई एक फैक्ट की बात बताऊँ तो एप्रिसिएशन के लिए दोनों भी एप्रिसिएशन में नहीं पूछी गई है, दोनों भी क्वेश्चन आंसर में पूछी गई है। देखिए आपका सेक्शन थर्ड आता ही होगा अभी, जो है हमारा, ये आ गया पोएट्री सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी, ये है भाई, तो ये पहली है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है। तो ये आ गई, ये एक बार आ गई। अभी ये 2022 का पेपर देख लेते एक बार, ठीक है। अभी भाई देखिए आप लोगों को ये पोएट्री सेक्शन की ओर लेके जाता हूँ मैं। पोएट्री सेक्शन, आजा आजा आजा। ओ भाई 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 भाई, और भाई इसमें क्वेश्चंस भी किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आप लोगों को, आपको रुकना है, वेट करना है। और उसमें जो मेन आता है, एक फिगर ऑफ स्पीच 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक मैं लेक्चर दूंगा जिसमें वन शॉट
सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच एकदम ट्रिक से याद करवाऊंगा। कहाँ मिस हो गया भाई, सेक्शन नंबर 3, ये तो सेक्शन फर्स्ट हो गया, ये अभी शायद से इस पेज पर होगा ये। तो देखिए भाई हमारा आ गया सेकंड सेक्शन पोएट्री। ये ये 2022 का पेपर है और यहाँ जो भी बता 2025 का है, यहाँ भी ये सेम पोएम आ चुकी है, देख सकते हो आप लोग। मतलब और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं कि इंडियन वेवर्स इन चारों पेपर्स में नहीं पूछी गई है। और 2 पोएम्स है मनी और जो फादर रिटर्निंग होम है, ये भी नहीं पूछी गई है, ना ही एप्रिसिएशन में, ना ही क्वेश्चन आंसर में। और जो स्मॉल रिवर्स एंड टाउन, ये जो 4 पोएम्स है ये अभी तक नहीं पूछी गई है। मेरे ख्याल से अभी इंडियन व्यूअर्स के ज्यादा चांसेस बनते हैं भाई कि एप्रिसिएशन में एक तो क्वेश्चन आंसर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर में 10 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है इंडियन व्यूअर्स, ध्यान रखना। इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ाई। तो अभी देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे है, इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए आप लोग, सॉल्यूशन भी आपको आएगा। अभी मैंने पढ़ा है तो आपको सॉल्यूशन भी आएगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो आता है एनालाइज द लाइन, ऐसे कुछ एक्टिविटी के लिए कुछ भी क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद पर्सनल रिस्पांस भी दिया जाता है, मतलब आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लीजिए 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और एक पोएटिक डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा जिसको एक्सप्लेन भी करना रहेगा। और पोएटिक क्रिएटिविटी, आपको पोएम की 2 लाइंस भी बनाने रहेगी दोस्तों, ये भी आपको आना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि कविता जो पोएम से एकदम अच्छे से पढ़ लेना आप लोगों को। और एप्रिसिएशन में देखिए 2022 में आई थी हमारी, कौन सी आई थी, 2022 में आई थी हैव यू अर्न योर टुमारो। और यहाँ पर आई थी हमारी जो कि है भाई, यहाँ पर एप्रिसिएशन में यही आई थी सेम पोएम भाई, तभी भी आई थी और सेम ये अभी भी आई है। तो आप लोगों को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए अभी आपको क्वेश्चंस किस प्रकार चलते हैं, अभी मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। देखिए तो अभी इसमें इंडिपेंडेंस, मैंने जो पोएम आपको एक्सप्लेन दिया हिंदी में भी, तो उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम एक्सट्रैक्ट कि कौन सी लाइन इंडिकेट करती है इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस को। तो अभी अगर आपको नोट्स में लेके चलता हूँ, इसका आंसर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई देखिए ये है हमारे नोट्स, इसमें भाई ये देख सकते हो आप लोग कि कौन सी लाइन यहाँ पर फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस को आपको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले आपको ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन जो दिया है आपको पता चल जाएगा इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है इंडिपेंडेंस का मतलब। तो यहाँ पर देखिए कवि अत्यंत प्रसन्न और आत्मविश्वास के साथ अपनी जीवन यात्रा आरंभ करे, वह स्वयं को स्वस्थ और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। तो आपको इंडिपेंडेंस वाली लाइन कौन सी रहेगी, तो ये वाली लाइन जो रहेगी दोस्तों हमारी रहेगी इंडिपेंडेंस की। इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग। तो भाई देखिए आप लोगों को ये सॉल्यूशन निकाला है मैंने, कहाँ से निकाला आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस की जो लाइन है वो अभी भी आपको बताया था कि पुट एंड लाइट हार्टेड विद सॉल्यूशन दिया है मैंने, देखिए प्योर का सॉल्यूशन है, तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो आपको इस प्रकार से भाई जो लाइंस का एक्सप्लेनेशन आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपको एकदम अच्छे से ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते आएगा। तो देखिए दूसरी लाइन जो कहा गया था हमारे सेल्फ रिलायंस, henceforth तो दूसरी लाइन कौन से रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली लाइन है henceforth I ask not good fortune I myself I am good fortune, ये एक लाइन होगी। और डन with endure complaints libraries fearless criticism strong and content, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको शायद से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ के लेना है। तो अभी नेक्स्ट पोएम को हम लोग सीखते हैं। 2.3 इंशेप रॉक, ये कविता किसने लिखी है, रॉबर्ट साउदी इन्होंने लिखी है, राइटर नेम याद रखना। इंट्रोडक्शन देख लेते सबसे पहले, काफी लंबी पोएम है भाई, आप लोग जब किताब को उठाकर देखोगे ना तो काफी लंबी पोएम है ये। तो इसको भी मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को नोट से पढ़ लेना भाई, आप कविता ये जो पोएम्स है नोट से जरूर पढ़ लेना, काफी भला होगा आप लोगों का, नोट से पढ़ लेना। अभी देखो इंट्रोडक्शन इंशकेप रॉक, ये जो कविता है अभी इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप लोगों को वर्डिंग एकदम अच्छे से दिखाई दे रही होगी शायद से, अभी इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए अभी इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, द इंशकेप रॉक इज अ नैरेटिव पोएम। इंशकेप रॉक क्या है, एक नैरेटिव पोएम है बेस्ड ऑन द लेजेंडरी पोएम है लगता है शायद। इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस के बारे में बताया गया है। क्रुएल्टी मतलब जो दुष्कर्म निर्दयी होता है उसके बारे में बताया है। जस्टिस मतलब न्याय, और डिवाइन मतलब पनिशमेंट के बारे में बताया है। जस्टिस डिवाइन इसे सभी के बारे में पोएम को बताया गया है। इसमें भाई एकदम स्टोरी फॉर्मेट में है ये पोएम, जो है आपको स्टोरी फॉर्मेट में एकदम अच्छे से समझ में आएगी। इसमें आप लोग द इंशकेप रॉक एक कथात्मक कविता है, मतलब देखिए स्टोरी लाइफ मतलब स्टोरी टाइप अभी आपको बताया था, जो लोक कथा पर आधारित है। मतलब यहाँ पर एक सिंपल और देता हूँ मैं आप लोग को, एक आदमी होता है
एक अच्छा आदमी होता है, एक बुरा आदमी होता है। जो अच्छा आदमी होता है इंच के प्रॉब्लम मतलब ये पानी के अंदर में जो पत्थर होता है, जो बड़ी सी चट्टान है उसके बारे में, पत्थर तो नहीं बोला जाएगा, बड़ी जो चट्टान होती है हमारे पानी के अंदर उसके बारे में, पानी के अंदर जो बड़ी चट्टान होती है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो बड़ी चट्टान है हमारी, उस पर जो हमारी जो शिप्स होती है चलती है, जब पानी से ढक जाती होंगी वो, तो जो शिप्स आती है हमारी, तो उनको जो एक्सीडेंट हो सकता है ना भाई, पानी के अंदर दिखेगी नहीं, तो एक जो हमारी जो अच्छे आदमी होते हैं वो क्या करते हैं कि उस पर एक वार्निंग बेल लगाते हैं, मतलब जैसे ही शिप आएगी तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बड़ी चट्टान है। लेकिन एक निर्दयी आदमी होता है, उनका नाम अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, वो क्या करता है कि वो बेल को मतलब जो आने वाले पीछे से उनका नुकसान हो इसलिए वो क्या करता है कि वो बेल जो है वो तोड़ देता है, पानी में फेंक देता है। लेकिन जब वो खुद वापस आता है तब उसको वो बेल बता मतलब वो खुद वापस भी तो आएगा ना भाई, तब एक मतलब जो धुआं होता है ठंड के दिनों में जो कोहरा पड़ जाता है वो आ जाता है, तो उसको वो दिखता नहीं, बड़ी चट्टान वार्निंग बेल भी नहीं होती, तो वो सीधा उसी में जो दूसरों के लिए खड्डा होता है वो उसी में गिरता है, ऊपर ऊपर से एकदम। और इसका चैप्टर का यही है इस कविता का। तो अभी बढ़ जाते हैं कविता की ओर। स्टांजा देखिए इसका, स्टांजा नंबर 1, इसके कितने स्टांजा से आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, काफी लंबी पोएम है लेकिन 5 से 6 मिनट में आप लोगों को वाइंड अप कर दूंगा मैं। इसके टोटल 9 स्टांजा है दोस्तों, 9 स्टांजा है, एकदम अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा मैं। सबसे पहले अभी देखिए पहला स्टांजा आ जाता है, इसके अभी ये जो हमारे सी और हमारे डेंजर मतलब जो चट्टान है उसके बारे में अभी और वही पहले स्टांजा में लाइन देखिए, नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, मतलब कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, हवा में भी कोई गति नहीं है, और हमारे सी जो है उसमें भी कोई गति नहीं है। शिप वॉज स्टिल एज ही शील कुड, द शिप वॉज एज स्टिल मतलब जैसी थी वैसी है, और हर सेल्स फ्रॉम द हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर किल वॉज स्टडी इन द ओशियन। अभी इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हिंदी में क्या है, मतलब सबसे पहले इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके बाद हिंदी में भी देंगे, क्योंकि आपको राइटिंग भी करना है ना, तो हिंदी में तो नहीं आएगा आपका पेपर, इंग्लिश में आएगा तो आपको राइटिंग भी करनी होगी। द सी इन द एयर, द सी एंड द एयर आर कम्प्लीटली काल्म, मतलब जो हमारे समुंदर और जो हवा है वो एकदम शांत है। देयर इज नो वाइंड, कोई भी हवा नहीं है, मतलब हवा का फ्लो, वाइंड और एयर में काफी फर्क है। सो द शिप रिमेन्स मोशनलेस, जो शिप है हमारी एकदम मोशनलेस मतलब एक जगह पर खड़ी है। दिस काल्म एटमॉस्फेयर क्रिएट सस्पेंस, ये जो शांत वातावरण है, सोच के देखिए एक बार, ये जो वातावरण होगा मतलब शांत, पूरी की पूरी सी, कोई हवा नहीं चल रही, एकदम सी, सब सब कुछ यहाँ पर शांत है, एकदम सस्पेंस भरा वातावरण लगता है। और हिंट्स हिडन डेंजर, मतलब एक कुछ डर रहता है। तो ये इस जो पहला स्टांजा इसमें बताया है, उस जो चट्टान और जो समुद्र है उसके बारे में बताया कि कितना डेंजर सा वातावरण है वहां पर। हवा और समुद्र दोनों शांत है, हवा न होने के कारण जहाज स्थिर खड़ा है। यह शांत वातावरण आने वाले खतरे का संकेत देता है जो समुद्र के नीचे छुपा है। समुद्र के अंदर जो भयावह मतलब जो सुनामीज वगैरह आती है, तो वो उसके आने वाले संकेत के बारे में, मतलब तूफान के पहले की शांति है मियाँ ये। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर पहला जो स्टांजा है, ये जो हमारा वातावरण है मतलब जो एटमोस्फियर है वहाँ का, वो ये रिप्रेजेंट करता है पहला स्टांजा। अभी देखिए भाई, बेल ऑन द रॉक। अब मैंने आपको जो बताया था कि जो बेल है वो बेल की किसी भले आदमी ने लगाई थी, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोज ओवर द एस्केप रॉक, सो लिटल दे रोज, so little they fail, they did not move the inchcape wheel। मतलब क्या है, the wave gently pass over the inchcape rock, मतलब जो चट्टान के ऊपर से जो waves है वो टक्कर मार के ऊपर ऊपर से जाती है। मतलब since the sea is calm, मतलब जब तक जो हमारा समुद्र शांत है, the bell fixed on the rock does not ring, मतलब एक बेल कितने मतलब फिजिक्स का इस्तेमाल किया है भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो यहाँ पर आप अभी भाई ये देखो, जो बेचने वाले आते हैं उनका आवाज काफी आएगा इसमें, तो आप लोग इग्नोर कर देना। कितनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को पता नहीं, काफी नॉइज होता है भाई आजू बाजू में, और माइक की क्वालिटी आप लोग देखोगे तो एकदम खतरनाक। और बाजू में एक और मजे की बात बताओ, घर का काम चल रहा है, इधर से भी काम उधर से भी काम, करे तो क्या करे बंदा। देखिए आगे आपको आवाज, तो देखिए अभी इस स्टांजा में क्या कहा है कि द वेव जेंटली पास ओवर द इंचकेप रॉक। अभी थोड़ी देर में शांत करता हूँ। द जेंटली मतलब जो सी है जब तक शांत है तब तक जो रॉक के ऊपर, अभी मैं आप लोग को क्या बताने वाला था, ये जो बेल है वो बेल इस प्रकार से उस रॉक के ऊपर खड़ी की है, मतलब अभी उस पर पानी नहीं आ रहा है, मतलब वेव्स चल नहीं रही, सी शांत है अभी, मतलब समंदर है वो शांत है, तो उस पर जो बेल लगी है, हवा भी नहीं चल रही कुछ नहीं, तो शांत वातावरण है, तो अभी बेल बजेगी क्या, आप लोग बोलो नहीं बजेगी ना। लेकिन जब
लहरें आएगी तब वो बेल बजेगी, मतलब जैसे पानी की लहर आएगी तो वो बेल हिलने लगी और बजेगी, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बड़ी चट्टान। तो इस प्रकार से एक भले आदमी ने डेंजर सिचुएशन को, मतलब जो डेंजर रॉक है उससे बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया। इंडिया में ऐसा हो सकता है, जुगाड़ काफी लगाते हैं लोग, लेकिन शायद ये इंडिया का नहीं है। लेकिन इंडिया से बाहर ऐसे नुस्खे नहीं जाने चाहिए भाई। एज इट रिमेन्स हिडन, जब जो हमारा समुद्र है उसके नीचे जब हमारा इंच के प्रभाव जो बड़ी सी चट्टान है वो दब जाती है, तो सोच के देखो कुछ दिखाई नहीं देगा। सी वालों के लिए जो शिप्स चला रहे होंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई अंदर रिमेन्स हिडन, एक अंडर वाटर की कुछ हिडन में एक इंच के प्रभाव जैसी चीज है, तो वो पता चले इसलिए उन्होंने बेल लगाई है। जब भी लहरों के नीचे हो जाएगी तो बेल बजती रहेगी, तो जो शिप चलाने वाले पायलट्स रहेंगे उनको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स का इस्तेमाल किया है। लहरें बिना किसी शोर के इंच के प्रभाव जो इसके ऊपर से गुजरती है, समुद्र शांत होने के कारण घंटी नहीं बजती। इससे यह स्पष्ट होता है कि चट्टान बहुत खतरनाक है क्योंकि यह पानी के भीतर छिपी रही है। तो ये इसका मतलब हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्ड स्टैंजा में देखिए आप लोग सबसे पहले स्टैंजा में क्या था कि समुद्र और जो चट्टान है उसके डेंजर के बारे में बताया। उसके बाद रॉक के ऊपर बेल किस प्रकार से लगाई एक भले आदमी ने वो बताया है। अभी काइंड डीड ऑफ द एबॉट, मतलब अभी बताया कि किसने लगाई थी, वो एबॉट नाम की सर जी ने लगाई थी, वो एक भले इंसान ने। वो बेल द एबॉट क्या नाम है, एबरथॉक हैड, भाई नाम में कैसा भी हो लेकिन इनके काम काफी अच्छे है। हैड प्लेस्ड दैट द बेल ऑन द इंच के प्रॉप, ऐसी बेल इन्होंने लगाई ऑन द बॉय ऑफ द स्टॉर्म, इट फ्लोटेड एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स वार्निंग रंग। यही है अभी जो ऊपर बताया था वही है, जैसे ही पानी की लहर आएगी वो बजेगी। तो ऐसा है एबरथॉक, यहाँ पर हिंदी में बताऊंगा आप लोगों को, इंग्लिश में आप लोग चलिए पढ़ के बता दो। तो एबरथॉक फिक्स्ड अ वार्निंग बेल, एक वार्निंग बेल उन्होंने यहाँ पर रॉक पर फिक्स कर दी। सेव सेलर्स फ्रॉम द डेंजर, मतलब जो सेलर्स अभी समंदर में हम लोग ज्यादातर लोग तो घूमने मतलब नहीं जाते, जो सेलर से मतलब जो बाहर से देश से आते हैं, इस देश में उस देश में जो काम करने जाते हैं, सामान बेचने जाते हैं, ट्रेडर्स सेलर्स, उनको वो जो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको डेंजर से बचाने के लिए ड्यूरिंग स्टॉर्म, मतलब जब सुनामी आ जाती है, बड़े बड़े लहरें आ जाती है, तब उनको बचाने के लिए उन्होंने एक बेल लगाई, जो कि जब भी इंच के प्रभाव के ऊपर से पानी जाएगा तो वो बेल बचेगी। तो ये क्या दर्शाता है कि एबरथॉक जो थे उनके अच्छे के बारे में बताता है। जैसे कि एबरथॉक के एबर्ट ने, मतलब इनका नाम क्या है पता नहीं चल रहा है, एबरथॉक मुझे लगता है किसी शहर का किसी का नाम है, उनका एबर्ट जो है उनका नाम है, ने नाविक की सुरक्षा के लिए चट्टान पर चेतावनी देने वाली घंटी लगाई। तूफान के समय में घंटी बज जाती, आप लोग को पता है जब भी पानी जाएगा तभी बजेगी, और जो तूफान आएगा मतलब जो तूफान रहेगा तभी भी बजेगी। तो खतरे से बचती थी। यह एबर्ट की मानवता और करुणा को दर्शाती है। एबर्ट नाम की जो सर थे उनकी महानता, मानवता और करुणा के बारे में दर्शाती है वाले। अभी भाई अभी अच्छे तो आ गए, हीरो आते तो विलन तो होंगे ही। मूवीज किस लिए देखते हो भाई, विलन तो आते, विलन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर एंट्री ऑफ द सर राल्फ द रोवर। अभी ये सर है काफी विलन टाइप है ये, अभी देख सकते हो आप लोग। सर राल्फ रोवर वॉकड हिज डेक and fixed his eyes on the darker speck। एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। द सर रॉल्फ रोवर क्रूल पायरेट है, मतलब जो शिप चलाने वाले एक ट्रेडर हो सकते, कुछ भी हो सकती। क्रूल है मतलब निर्दयी है। नोटिसेस द बेल फ्लोटिंग ऑन द सी, मतलब उनको भी पता चल गया कि इन्होंने ऐसी ऐसी बेल लगाई है। तो हिज इविल नेचर, उनका भयानक सा बुरा स्वभाव ऊपर आ जाता है भाई, उनकी असली जो सच्चाई होती है वो ऊपर आ जाती है। He hinted observe the well wicked intentions। देखिए निर्दयी समुद्र लुटेरा है भाई ये, निर्दयी समुद्र लुटेरा सर रॉल्फ रोवर, सर है भाई इनका नाम। समुद्र के तैराती घंटी को देखता है, उसकी दृष्टि से उसके दुष्ट इरादों का संकेत मिलता है। वो जैसे देखता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते। सर रॉल्फ वेंट ओवर फ्रॉम द बोट से वो एंड बोट से शायद नीचे उतरे, एंड ही कट द बेल फ्रॉम, नीचे कैसे उतरेंगे भाई, समुद्र है, नीचे झुके और उन्होंने क्या बेल को कट कर दिया, मतलब अभी वो बजेगी क्या नहीं। देखिए इनके दुष्कर्म। सर रॉल्फ निर्दयता से घंटी को काटकर समुद्र में गिरा देते हैं। अभी अभी आपको बताया था मैंने, यह काम दूसरों के नुकसान पहुंचाने के लिए, एबर्ट का मजाक उड़ाने के लिए, एबर्ट नाम के
अभी भाई कोई भी अच्छा काम करेगा तो पीछे वाले तो भोगेंगे ही ना, कुत्ते होते ही पीछे भोगने के लिए। तो यही उनके एफर्ट सर के जो अच्छा कार्य है उनको मजाक उड़ाने के लिए इस समुद्री निर्दयी लुटेरे ने क्या किया कि वो बेल को काट दिया, पानी में फेंक दिया। अभी आगे क्या होता है देखिए, एकदम स्टोरी फॉर्मेट में, समझ रहे हो आप लोग। एक तो सबसे पहले तो समुद्र के बारे में बताया कैसा है, उसके बाद इंच के प्रॉप के बारे में बताया। कभी लहरों में छुप जाते हैं तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए एक अच्छे आदमी आते हैं एबॉट सर नाम के, उन्होंने बेल लगा दी उसके ऊपर। अभी अच्छा काम करोगे तो वहाँ बुरे लोग तो मिलेंगे ही ना, तभी आप लोगों को जब भी बुरे लोग आ जाए तो समझ लेना कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो तभी वो आ जाते हैं, वो लोग खराब काम कर देते, बेल को फेंक देते। लेकिन अभी लेकिन वो शायद से भूल गया था, शायद से वो भूल गया था कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वही उसमें गिर जाता है। अभी नेक्स्ट लाइन में वही है रे बाबा, यहाँ पर देख लीजिए, डाउन संक द बेल हीज gargling sound, the bubbles rose and the burst around। ये क्या है अभी देखते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आया सच बोलूं तो। The whale sinks into the sea। व्हेल जो है हमारी समुद्र के अंदर डूब जाती है। दिस मूवमेंट सिंबलाइजेस, ये जो वक्त चल रहा है, द बिगिनिंग ऑफ द राल्फ पनिशमेंट, जब इनको पनिशमेंट मिलने वाली थी। दूसरों के लिए गड्ढा तो खोद दिया है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है कि उनकी पनिशमेंट का भी टाइम आ गया है, पाप का घड़ा भर चुका है भाई, इनका पाप का घड़ा भरने वाला है अभी। तो अभी आगे देखिए, घंटी समुद्र में डूब जाती है। यह घटना राल्फ रोवल के आने वाले दंड को की शुरुआत को दर्शाती है। यह अभी वो समझ नहीं पाता, लेकिन वो समझता कभी जब वो वापस आता है। वो जब वापस आता है तो फॉग, मैंने आपको बताया था कि कोहरा जम जाता है। सो ठीक यूजेस क्या है पता नहीं, दस स्काई। अब भाई आप लोग बोल रहे होंगे कि इसको तो पढ़ने भी नहीं आ रहा, लेकिन भाई आप लोगों को क्या बोलूं, इतनी देर से बोल रहा हूँ तो ये पढ़ने में अभी, मतलब भाई ये पढ़ने में मुझे ऐसा सर घूम रहा है, तभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी काम शुरू होने वाला है थोड़ी देर में उनका, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगा, इसलिए तो आप लोग समझ लीजिए। दे कैन नॉट सी द सन ऑन द हाई व्हाइल रिटर्निंग सर राल्फ शिप। जब इनकी शिप वापस आती है, अभी गए, जाने वाला तो लौट के आएगा ही ना भाई, ये जाने वाले लौट के तो तुझे आना ही पड़ेगा, शायद से तू भूल चुका था, लेकिन आते वक्त कोहरा सा जम जाता है सामने, इसको कुछ दिखाई नहीं देता उसको। वो इसके प्रॉप तो अभी दिखाई नहीं देगा ना भाई, उसको लगा कि मैं आते वक्त तो मुझे पता है इस जगह पर है, लेकिन उसको जगह ही नहीं दिखेगी भाई, कोहरा की वजह से कि वो कौन सी जगह थी। अभी वो आ रहा था, वो कुछ भी क्लियरली देख नहीं पा रहा था, क्रिएटिंग फियर एंड कंफ्यूजन, उसको अभी डर लगने लगा, उसकी फटी अभी भाई, अभी उसकी फटी। वापसी के समय घना कोहरा छा जाता है, जहाज का मार्ग भटक जाता है, मार्ग भी भटक जाता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है, जिससे भय और भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अभी एंडिंग लाइन, द शिप ब्रेक till the vessel strikes with the shivering shock, oh Christ, it is Incape Rock। अभी देखिए इसका अंत का समय आ गया है, अभी देख सकते हो आप लोग, द शिप क्रैशेस इनटू द Incape Rock। अभी वार्निंग बेल तो बजने से रही, क्योंकि समझ रहे हो आप लोग, काट दी थी इसने। सिंस द बेल इज मिसिंग, बेल नहीं थी, वार्निंग भी नहीं मिलेगी अभी। सर रॉल्फ रियलाइजेस टू लेट, उसको समय के बाद पता चल जाता है कि उसने जो किया वो बहुत ही बुरा किया, बहुत बुरा किया मैंने। जहाज इंचके प्रॉक से टकरा जाता है, घंटी न होने के कारण कोई चेतावनी नहीं मिलती। सर रॉल्फ समुद्री लुटेरा देर से समझ आता है कि उसका विनाश अपने ही कर्मों का परिणाम है। लास्ट में डिवाइन जस्टिस, मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मों का फल मिलता है चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो। तो अभी बट इवन हीज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड क्लाउड द रोवर हियर। अभी भगवान जी आते हैं, चेतावनी करते हैं, द डेविल बिलोज वाज रिंगिंग हिज नेम। अभी भाई जो एज द सर रॉल, जो समुद्री लुटेरा है, मरता है, मर जाता है, ही इमेजिन्स, जब मर जाता है उसको लगता है कि उसको बेल की आवाज सुनाई दे रही होगी, कान बज रहे थे भाई इसके, अभी कान के नीचे सनन बजाई होगी भगवान जी ने, तभी बेल सुनाई दे रही होगी। इट सिंबलाइजेस डिवाइन जस्टिस। और अभी जो हमारे भगवान जी का न्याय है, वो ये लाइन जो है हमारे भगवान जी का न्याय दर्शाती है, जैसा करोगे दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसी में गिर जाओगे। द गुडनेस अल्टीमेट ट्रिम्स, मरते समय सरफराज की घंटी की आवाज सुनाई देती है, यह ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अभी अच्छा हुआ तो ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। और यह कविता यह संदेश देती है कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, बुरे कर्मों का दंड निश्चित मिलता है। तो 3 पोएम हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए है। अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज लाइक कर देना। तो अभी हमने इंच के ब्रॉक पोएम पढ़ी, तो ये भाई 2024 में एक बार आ चुकी है,
और एक बार आ चुकी है 2023 में। तो 2024 में जब आई थी तो ये पूछी किस फॉर्म में गई थी, एप्रिसिएशन वाले फॉर्म में पूछी गई थी, मतलब एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये। और जो 2023 में आई थी तब ये भाई हमारे क्वेश्चन आंसर मतलब 10 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं यहाँ पर देखिए सेक्शन 3 पोएट्री आ चुका है। इसमें भाई सी वॉक्स इन ब्यूटी आया था 2024 में। आप लोगों को एक बार ध्यान दे देना इस पर। अभी जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जो पोएम पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो ये एप्रिसिएशन के लिए पूछी गई है, पढ़ो एक बार 1 से 2 लाइन, आपको पता चल जाएगा। अरे भाई ये 10वीं नहीं है। यहाँ पर आपको टाइटल और जो आपका पोएट के राइटर का नाम ये दिया जाएगा, ये 10वीं नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं जाता, इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको याद करना होगा। और वो किस प्रकार से याद करना है, एप्रिसिएशन एकदम ट्रिक से याद करवाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट देखना। लास्ट में एकदम एप्रिसिएशन 5 मिनट के अंदर कंप्लीट, जो भी पोएम्स पढ़ा ये सबका 5 मिनट के अंदर सभी पोएम्स का वन शॉट राइटिंग स्किल दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो यही बता रहा था मैं आप लोगों को कि एक बार एप्रिसिएशन में पूछी गई है ये कविता, इसके प्रॉप 2023 में। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से पढ़ाई की जाती है भाई, ऐसे सब्जेक्ट की। लास्ट टाइम में पढ़ रहे तो 100% हमको पीवाईक्यू के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको सीधा पोएट्री वाले सेक्शन में ले चलता हूँ। तो जो सेक्शन 3 होता है पोएट्री, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर देखिए भाई ये अभी आ चुके हैं हमारे सेक्शन 3 जो की है पोएट्री। तो इसमें भाई ये इंच के प्रॉप पोएम है, देखिए आपको ये पता चल जाएगा, जब पढ़ोगे आप लोग तो पता चल जाएगा उसके बेल। तो ये इंच के ब्लॉक का है ना। तो ये एक बार 2023 का पेपर है, तो इसमें ये क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मार्क्स के लिए पूछी गई, और ये जो है 4 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। एक बार एप्रिसिएशन में भी आ गई और एक बार इसमें भी आ गई। तो इंच के ब्लॉक अभी तक हमने 3 पढ़ी। इंच के ब्लॉक 2024 में आई थी एप्रिसिएशन के लिए, 2023 में आई थी हमारी ऐसे 10 मार्क्स के लिए। और जो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड थी 2025 में भी हमारे 10 मार्क्स के लिए आई थी, और 2022 के लिए भी 10 मार्क्स के लिए आई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो इंडियन पेपर है ये अभी तक नहीं आई है 2022 से, तो इस बार इसके 100% चांसेस बनते हैं, समझ के ले लो ये बात मेरी। तो जो पहले पढ़ाई थी मैंने पोएम, इसलिए पहले नंबर पे ही पढ़ाई थी, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसका एप्रिसिएशन एकदम अच्छे से याद कराऊंगा। एप्रिसिएशन या तो क्वेश्चन आंसर एकदम 100% आपको इसमें आएगी क्वेश्चन इस बार। अभी भाई काफी वक्त हो चुका, 1 घंटा लगभग होने को आया है। अभी सिर्फ 3 ही पोएम हुए हैं, तो अभी हम लोग फास्ट चलेंगे थोड़ा। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सी पोएम है, ये लोग अभी घाई तो नहीं करूंगा मैं, एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग रुकोगे या नहीं ये मुझे पता नहीं। एडगर गेस्ट जी ने लिखी है हैव यू अर्न योर टुमारो। इसमें इस पोएम का इंट्रोडक्शन देख लीजिए एक बार। इसमें क्या कहा गया है कि द पोएम आस्क्स द रीडर टू रिफ्लेक्ट देयर डेली एक्शंस, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमसे पूछते हैं कि क्या हमने जो एक्शंस किए अभी तक, जो हमने कर्म किए उसमें अच्छे कर्म किए या नहीं, किसी को हेल्प की है या नहीं, पॉजिटिव मतलब अच्छे कर्म किए या नहीं। द पोएट बिलीव्स दैट, मतलब जो आज के जो हमारे कर्म है वो हमारा कल है, मतलब कल का जीवन डिसाइड करते हैं। तो यही इस पोएम में कहा गया है। सीधा हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यह कविता हमें अपने दैनिक व्यवहार पर आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। जो दैनिक हमारे जो रोज के दिन मर्गा के काम है, हमारे रोजमर्रा के, तो ये क्या कहते हैं, तो कविता बताती है कि हमारा आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कितना अच्छा दयालु जीवन बिताते हैं, आज हम लोग कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, वही हमारा आने वाला जीवन बताता है, डिसाइड करेगा। तो ये अभी स्टांजा सीधा हम लोग लाइन पढ़ेंगे। इज एनीबॉडी, मैं क्या कहता हूँ, ये पोएम्स ये ऊपर से चलिए आप लोगों को ये पढ़ा के ही बताता हूँ। इज एनीबॉडी हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू पास्ट हिज वे, मतलब आप, तो ये भी आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। डज एनीवन रिमेम्बर, मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया तो कोई आपसे खुश है। डज एनीवन रिमेम्बर दैट यू स्पोक हिम टुडे, आपने किससे अच्छी बात की, ये किसी को याद है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, ये आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड टर्निंग टाइम इज थ्रू, टर्निंग टाइम भी खत्म हो चुका है। दिस इज देयर एनीवन टू उटर नाउ काइंडली वर्ड ऑफ यू। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोएट आस्क वेदर अवर प्रेजेंस, मतलब हमारा होना किसी के लिए अच्छी बात हुई है, किसी को खुशी दी है हमने। ही क्वेश्चंस, वो पूछता है, इफ एनीवन विल रिमेम्बर अस फॉर आवर काइंड वर्ड्स और एक्शंस। द स्टांड, मतलब किसी ने हमको याद किया कि किसी से हमने अच्छी बात की कि ये बंदा अच्छा है, हम हमारे बारे में किसी ने अच्छी बात की है अच्छे कर्म। तो यही इस स्टांजा में बताया है। देखिए आप लोगों को हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ, काफी देर से बोल रहा हूँ, आवाज थोड़ी ये हो रही है, नया नया हूं ना भाई इसलिए। कवि पूछता है कि हमारी उपस्थिति से कोई व्यक्ति खुश हुआ है या नहीं, क्या किसी को हमारी कही हुई बात अच्छी याद रहेगी, अच्छी बात याद रहेगी।
यह पद्यांश यह सिखाता है कि हमें रोजमर्रा के जीवन में दयालु होना चाहिए। तो ये वाली लाइन शायद से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेकंड स्टांजा देख लीजिए एक बार। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू फ्रेंड हु कम अलोंग, जो आपके साथ आपका दोस्त आया उसको आपने उसके साथ अच्छी बात की आपने, और चीयरली शॉट हाउडी देन द वैनिश द थ्रॉन्ग वेयर यू सेल्फिश, क्या आप स्वार्थी थे, प्योर एंड सिंपल यू रश्ड अलोंग द वे, और समवन माइट बी ग्रेटफुल फॉर योर डीड्स यू डिड टुडे। तो इसका क्या कहना है, सिंपल मैं आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि हियर द पोएट कंप्रेसेस द पोलाइट बिहेवियर विद रूड बिहेवियर, मतलब अच्छा बिहेवियर और बुरे बिहेवियर, मतलब हमारे जो अच्छे कर्म है बुरे कर्म है उसके बारे में यहाँ पर मतलब कंपैरिजन करते हैं। आस्क वेदर वी वेयर काइंड और सेल्फिश, क्या आप स्वार्थी हो, नहीं ना, क्या आप दयालु हो, ये पूछ रहे हैं कि आप दयालु हो या स्वार्थी। द फोकस इज हेल्पिंग अदर्स, मतलब इनका सीधा सीधा कहने की बात है, नो बात सीधी बात नो बकवास, कि दूसरों के प्रति अच्छा सोचो, उनके लिए अच्छा काम करो। तो यही है इस स्टांजा में भी। कवि यह जानना चाहता है कि क्या आपने अपने मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया है या नहीं, या रुखेपन से, कैसा व्यवहार करते हो आप लोग अपने दोस्त से। अभी दोस्त के लिए तो टाइम नहीं देना है आप लोगों को, क्योंकि भाई अभी आपको खुद के लिए टाइम देना है, एग्जाम काफी नजदीक है। क्या हम स्वार्थी थे, किसी की मदद करके उसे कृतज्ञ बनाया, वह पद हमें निस्वार्थ बनने की सीख देता है। निस्वार्थ बनिए, अच्छा बनिए। स्टांजा थर्ड देखिए। कैन यू से टू नाइट, क्या आज रात टू नाइट इन पार्टिंग विथ द डे दैट स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर of many that you passed is a single heart rejoicing over what you did or said, does the man who blah 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 blah, क्या है तो पढ़ लेना। इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देखिए। the poet asked whether our actions gave hope or happiness, जो हमने काम किया वो किसी के लिए अच्छा साबित हुआ, उसको खुशियां मिली, मिली क्या खुशियां उसको। तो किसी को हमने जो काम किया उससे किसी को फायदा हुआ या उसको खुशियां मिली, ऐसा क्या आपने आज काम किया है, याद करके बताना मुझे, कमेंट में जरूर बताना कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। मैं बताता हूँ, आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, यही आपने एक अच्छा काम किया। अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इवन हेल्पिंग वन पर्सन कैन मेक लाइफ मीनिंगफुल। तो ये क्या बताता है हिंदी में, सीधा आप लोगों को बताऊंगा, सीधी बात है, नो बकवास। कवि पूछता है कि क्या हमने आज किसी व्यक्ति की भी मदद की है, क्या किसी का मन हमारे कारण खुश हुआ है, किसी निराश व्यक्ति को नई आशा मिली है। मेरे भाई और बहनों, मेरी प्यारी भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, मानवता, यह पंक्ति मानवता और करुणा का महत्व बताती है कि आपकी वजह से किसी को फायदा हुआ, किसी की मदद की आपने। तो ये कविता बताती है। अभी सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं। डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपने अपना दिन खराब कर दिया, लूज कर दिया। वॉज इट वेल और स्कोरली स्पेंड, क्या ऐसे ही गया, क्या आपने आज कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की, कमेंट में जरूर बताना, या फिर ऐसे ही वेस्ट कर दिया। डिड यू लीव द ट्रेल काइंडनेस और स्कार ऑफ discontent as you close your eyes in slumber? Did you think that God would say you have earned your one more tomorrow? मतलब भाई सीधा इसका क्या कहा है कि अपने जो अच्छा काम किया, इन द फाइनल स्टांजा द पोएट आस्क्ड द जज ओवर डे, मतलब वो कहता है कि आप जब भी रात को अब सो उससे पहले आप सोचो कि आपने आपका डे ऐसे ही वेस्ट गया या आपने कुछ हासिल किया, किसी को आपने मदद की, किसी की आपकी वजह से कोई खुश हुआ, किसी को मदद हुई। वी ट्रूली डिजर्व अनदर टुमारो, क्या आपको अंदर से लगेगा फिर कि आपने किसी की मदद की, आपका दिन अच्छा गया। अगर आपने किसी की मदद की, आपने अच्छा काम किया, तो आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि गॉड से एक आवाज आएगी कि आपने एक और दिन आपके जीवन का कमा लिया। तो यही इस पूरी कविता में कहा है कि अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा, तो कर्म करते जाओ भाई, पढ़ाई करते जाओ, अभी आपका कर्म है पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो। देखिए ये पोएम भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम, फादर रिटर्निंग होम। अभी इसकी पीवाई की ओर भी बढ़े, क्या कहते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, तो देखिए अभी इसकी पीवाई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई ये हैव यू अर्न योर टुमारो, ये जो कविता है 2025, इसकी फैक्ट की बात बताऊं, दोनों बार पूछी गई है ये, 2025 और 2022 में। अरे भाई इसका तो एकदम गजब फॉर्मेट है, देख लीजिए आप लोग। सॉन्ग ऑफ, ये दोनों बार जब आई है तो ये दोनों अप्रिसिएशन के लिए आई है। मैंने यहाँ पर एक पीवाई का एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। देखिए सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के साथ ही आई है ये।
ये 2 बार आ चुकी है, एक बार 2025 में आ चुकी है ये पोयम, मतलब पिछले साल की बात है, और 2022 में भी आ चुकी है, और 2024 2022 और 2025 में आई है। तो इसमें 10 मार्क्स के लिए कौन सी आई थी? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड 25 में आई थी, 2025 में, मतलब पिछले साल। और एप्रिसिएशन में कौन सी आई थी? ये हैव यू अर्न योर टुमारो, मतलब ये दोनों बार एप्रिसिएशन में आ चुकी है। ये सेम फॉर्मेट 2022 में भी एक बार रिपीट हुआ था और 2025 में भी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इससे आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से इंडियन वेवर पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका आपको एक तो 4 मार्क्स के लिए, मुझे लगता है 10 मार्क्स के लिए सीधी आएगी भाई इंडियन वेवर, सीधी बात, नो बकवास। देखिए आप लोग को ये पीवाई के क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करवा के बताओ क्या आप लोगों को। एप्रिसिएशन है ना भाई इसका, इसका क्या आपको पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो इसका एप्रिसिएशन एकदम अच्छे से आपको करना है, एप्रिसिएशन एकदम अच्छे से करवाऊंगा मैं आप लोगों को। पीवाई के क्वेश्चन तो इसके नहीं है ना, एप्रिसिएशन ही है, तो एप्रिसिएशन बता देता हूँ मैं आप लोगों को लास्ट में, लेकिन लास्ट तक बने रहना है। और भाई एक और बात बता दूं कि अगर आपको ये सारे के सारे पीवाई के पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहां पर आपको मैं ये एकदम नोट्स, जो आपके नोट्स और जो ये पीवाई के पेपर से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगा, और जो हमारे एप्रिसिएशन की ट्रिक्स है वो भी वहीं पर मिल जाएगी। तो सपोर्ट दिखाओ, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, हमको आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। तो अभी नेक्स्ट पोएम जो है फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे जी ने हमारी ये कविता लिखी है। इस कविता में भाई इंट्रोडक्शन सीधा बता देता हूँ आप लोगों को, इंग्लिश कुछ नहीं झाड़ूंगा, इंग्लिश में भी एक बार बता ही देता हूँ आप लोगों को, एप्रिसिएशन में काफी मदद करेगा। फादर रिटर्निंग होम प्रेजेंट्स द लोनली मैकेनिकल लाइफ ऑफ द मिडल एज्ड मैन रिटर्निंग फ्रॉम द वर्क। यह कविता एक मध्यम आयु के पिता, मतलब मिडल एज जो हमारे पिता होते हैं, मध्यम एज के पिता जो है उनकी एकाएकी नीरस जीवन के बारे में दर्शाती है। और कवि शहरी जीवन के बेरुखी भावनात्मक दूरी और एक साधारण पिता की चुप पीड़ा को उजागर करता है। तो इस कविता में सीधा एक जो मिडल एज के जो हमारे पिता है, पेरेंट है, एक बंदे के पेरेंट है, उसके बारे में उसने, मतलब उन्होंने दिलीप चित्रे जी ने उनके पिताजी के बारे में बताया है। मतलब इस कविता में उनके पिताजी जो है, कविता में क्या उनके पिताजी जो है वो एक टीचर है, तो उनके लाइफ के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। द पोएम हाईलाइट्स द अर्बन आइसोलेशन, इमोशनल डिस्टेंस एंड द साइलेंट सफरिंग ऑफ द फादर। मतलब जब यहाँ पर अभी आपको कविता में पता चल जाएगा। सबसे पहला स्टांजा देखिए, देख लीजिए, माय फादर नॉट माय फादर, दिलीप चित्रे जी के फादर। और एक जिनके पेरेंट्स जैसे कि काम कर जाते हैं तो उनके बारे में भी ये, उन पर भी ये लागू होती है। माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, suburbs slide past his unseen eyes, his shirt and। भाई ये कविता, ये पोएम मुझे भी काफी पसंद है, क्योंकि हमारे सर ने भी, जब हमने पढ़ी थी तभी भी हमारे सर ने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो काफी अच्छी लगी थी मुझे भी ये। His shirts and the pants are soggy and black raincoat stained with mud। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, द फादर रिटर्न्स फ्रॉम द वर्क, जो फादर है वो देर काम से घर पे आते हैं, आपके भी आते होंगे। स्टैंडिंग साइलेंटली अमंग अदर टायर्ड कम्यूटर्स, जब आते हैं मतलब ट्रेन से, बस से, कहीं से भी आते होंगे, या तो आप उनके पास स्पेशल कार होंगी, गाड़ी होगी, तो आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे राइटर थे उनके पापा ट्रेन से आते थे फादर, तो उनका यहाँ पर उन्होंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो अभी भाई सीधा हम लोग स्टांजा पढ़ लेते हैं। देखिए काफी इतना लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन आपको आपने अदर सेशंस देखे होंगे जिसमें एक एक घंटा तो भाई एक ही कविता को लगाने पढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके शायद से कितना टाइम होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले देखिए इस स्टांजा में क्या दिखाया है कि द फादर, जो हम फादर है वो लेट, काम से लेट घर पर पहुंचते, स्टैंडिंग साइलेंटली अमंग द टायर्ड कम्यूटर, जो पिता देर से शाम से घर लौटते हैं और चुपचाप यात्रियों के बीच खड़े रहते हैं। पीली रोशनी मतलब नीरस जीवन का संकेत देती है। जो पीली रोशनी है उनके आंखों, जो पीली रोशनी है वो नीरस जीवन का संकेत देती है। उनकी आंखें थकान और उदासीनता दर्शाती है। उनकी आंखें जो एकदम डीम हो चुकी है काम से आकर। भाई आदमी तो परेशान होता है ना, देखो मेरी भी दिखाई दे रही होगी, काफी टाइम से वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं भी। और गीले और कीचड़, जो वहां से जो भाई यहाँ पर वो बोलते हैं ना, दुष्काळ तेरा हूं, मैंने भी यहाँ पर एकदम अच्छे से तो रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कीचड़ से सने कपड़े उनके संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं। वो काम से तो आ रहे हैं, लेकिन जो बारिश का मौसम चल रहा था वहां पर, सीधा उनके जो कपड़े हैं वो भी चिकल, मतलब मड मतलब चिकल होता है, तो उनसे उनके कपड़े भी भीगे हुए थे। तो इसी स्टांजा में यही बताया है कि
पिता देर शाम काम से लौटते हैं और चुपचाप यात्रियों के बीच खड़े रहते हैं। पीली रोशनी नीरस जीवन का संकेत देती है। उनकी आंखें थकान और उदासीनता दर्शाती है। गीले कपड़े कीचड़ से सने हुए कपड़े उनके संघर्ष को दर्शाती है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन है, his bag stuffed with books, his falling apart, his eyes dimmed by age, sped homeward through the humid monsoon night। तो अभी सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इस स्टांजा में क्या कहा है कि फटी हुई किताबें, मतलब जो टीचर्स थे ना, अभी अभी आपको मैंने बताया कि उनके पिता टीचर्स थे और उनकी थी आर्थिक कठिनाई का संकेत देती है। जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी, तो फटी हुई किताबें वो फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाती है। उम्र के कारण उनकी आंखें की चमक कम हो चुकी थी। जैसे जैसे उम्र ढली उनकी आंखों की चमक भी काफी कम हो चुकी थी। उमस भरी बरसाती रात उनके जीवन की उदासी को गहरा करती है। मतलब जो रात का समय था वहां पर जो कवि एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रात है उनका जो नीरस जीवन है उनको दर्शाती है। तो यही इस स्टांजा में कहा है कि एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपको इंग्लिश में लिखना है तो ये आपको पढ़ना है। द टॉर्न बैग मतलब फटे हुए किताबों से भरी हुई बैग एक फाइनेंशियल खराब कंडीशन थी उनकी, ये दर्शाती है। हिज डीम्ड आईज रिफ्लेक्ट ओल्ड एज एंड टायरनेस, इनकी जो आंख थी वो थकापन महसूस करवाती है। और जो ह्यूमिड मानसून नाइट थी, मतलब एकदम पानी तूफानों वाली रात थी, पानी काफी बारिश हो रही थी। नाइट एड्स द, और ये जो मौसम बन रहा था वो उनका और उनका नीरस जीवन दर्शाती है। तो स्टांजा थर्ड स्टांजा में देखिए, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेन। अभी ट्रेन में बैठकर आ रहे थे वो, और अभी उनका लड़का कहता है, मतलब दिलीप चित्रे जी कहते हैं कि लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। वो ऐसे देखते, नाउ आई कैन सी द गेटिंग of the train like the word dropped from the long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane। मतलब क्या कहा है कि पिता की तुलना लंबे वाक्य से गिरी शब्दों से की है। मतलब एक लंबा सेंटेंस है, उससे कैसे एक शब्द गिरता है उसी प्रकार से वहां से तुलना की है। क्योंकि ये, क्योंकि भाई वो थक हार के आ रहे हैं, मतलब जो उनके महत्वहीन होने को दर्शाती है। महत्व उनका, जैसे कि लंबे वाक्य से अगर सेंटेंस दिखाता है, लंबे वाक्य से जब एक आधा शब्द गिरता है तो वो महत्व, उस सेंटेंस का महत्व एकदम कम हो जाता है। तो वैसे ही ये दर्शाता है, वह बिना रुके तेजी से चलते हैं, जैसे उनकी अस्तित्व अनदेखा हो। मतलब एकदम चलते जाते हैं, क्योंकि भाई काम से लौटने के बाद घर आने का मन होता है, तो सीधा वो गए गए में सीधा घर आते हैं। अभी देखिए, हीज चप्पल आर स्टिकी विथ मड। अभी बारिश का मौसम था, अभी अभी बताया था, तो चप्पल चिकल, मतलब चिकल से भरे हुए थे एकदम, मड से मिट्टी लगी हुई थी उस पर। बट ही हरीज ऑनवर्ड, मतलब फिर भी उनको घर वापस जाने की उनको एकदम ऐसी तड़प हो रही थी। जब भी भाई इंसान काम से घर लौटता है तो उसको घर आने की काफी जल्दी होती है। आप लोगों की जब कॉलेज से आप लोग घर जाते होगे तो आप लोगों की भी घर जाने का मन होता है ना, तो इसी प्रकार से ये तो भाई दिन भर काम करके आते। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अभी वो घर पे आए, हमारी तरह तो नहीं कि सीधा बैग फेंकी और सीधा मोबाइल देखते बैठ गए। भाई इनकी एज हो गई है, तो ये अभी जो काम पर से लौटते हैं तो उनका सर एकदम दर्द करता है, उनका एकदम मूड अच्छा करने के लिए वो चाय पीते हैं। वीक टी का क्या मतलब है यहाँ पर, ईटिंग स्टेल चपाती। स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी, और वीक टी मतलब एकदम फीकी चाय। तो आते हैं उनकी, अभी अभी आपको फटे हुए किताब लेकर जा रहे हैं, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति तो एकदम अच्छी रहेगी क्या, नहीं ना। डिस्पाइट कंफर्ट, उनको अभी अभी हमारी तरह तो नहीं कि हमको आराम चाहिए। भाई हम लोग तो कॉलेज से आकर भी हमको आराम चाहिए, ये तो काम से आते हैं, फिर भी इनको कंफर्ट नहीं। ही कीप्स मूविंग, वो काम यहाँ से वहाँ, उनका घर पे आकर भी काम रहता है ना। हिज वीक टी एंड स्टेल फूड सिंबलाइज्ड हिज डल एंड जॉयलेस रूटीन। जो बासी रोटी और जो फीकी चाय है उनके दिन मरगा की, मतलब वैसे डल एकदम जॉयलेस लाइफ के बारे में बताता है। कीचड़ से भरी हुई चप्पलों के बावजूद वह आगे बढ़ते रहते हैं। घर की फीकी चाय और बासी रोटी उनके नीरस और थके हुए जीवन को दर्शाती है। तो अभी आप लोगों को पढ़ना है भाई, आपके पापा भी ऐसे आते होंगे ना। तो देखिए, किसके किसके पापा ट्रेन से आते, कौन सा, आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपके पापा ट्रेन से आते हैं या नहीं घर, आपको ये बताना है। He goes into the toilet to contemplate a man's estrangement from man-made world। अभी भाई आपको एक मजेदार बात बताऊं, हमारी सोचने की जगह कौन सी है। एक फैक्ट की बात ये है कि हम भारतीयों की जो जगह है सोचने की वो है टॉयलेट। हम लोग वहां से आराम से बैठकर हम लोग अपना पूरा विचार विमर्श करते हैं। तो
शौचालय उनका एकमात्र निजी स्थान है, प्राइवेट स्पेस है उनका। वहाँ वह सोचते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए आधुनिक संसार ने मनुष्य को अकेला बना दिया। तो देखिए ये जो स्टांजा है काफी इमोशनल स्टांजा है कि वो शौचालय में जब उनका एकमात्र निजी स्थान वहां पर बैठकर वो सोचते रहते हैं, वहां सोचते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा जो ये जग बना है, ये ये दिन मरगा का जहाँ ट्रेन से आना जाना है, थक हार कर बैठ जाते हैं, तो ये इसमें इंसान कितना अकेला हो चुका है। कोई किसी से बात नहीं करता, ट्रेन से जब वो आते हैं तो ट्रेन में चुपचाप खड़े रहते, कोई किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं, सब लोग थक हार के आते हैं, इंसान अकेला पड़ चुका है। तो यही स्टांजा में कहा है। अभी देखिए, कमिंग आउट he trembles at seeing the cold water running over its brown heads, a few droplets cling to graying hair on his wrist. His trembling shows physical weakness. जो भाई इनके हाथ थे, हाथ जो कांपते हुए हाथ थे, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए हाथ, क्या दशा थे कि उनकी फिजिकल वीकनेस मतलब वो कमजोर कितने थे, बढ़ती उम्र को दर्शाते हैं। और कोल्ड वाटर एंड ग्रेइंग हेयर मतलब ठंडा पानी और जो सफेद होते हुए बाल उनके ढलते हुए जीवन का संकेत करते हैं। अभी सेवन स्टांजा देखिए, हिज सलन चिल्ड्रन, इसके इनके जो लड़के हैं, हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट विद हिम। मतलब जो है बच्चे ज्यादातर अपने पापा से बात नहीं करते, आप लोगों को तो पता ही होगा, पापा के साथ उनकी ज्यादा बनती ही नहीं है, मतलब ज्यादा बात भी नहीं करती। द इमोशनल गैप बिटवीन द फादर एंड द चिल्ड्रन इज शोन। यहाँ पर एक जो इमोशनल गैप होता है फादर और चिल्ड्रंस के बीच में, ही इज इग्नोर्ड इवन विद इन हिज ओन फैमिली। बच्चों और पिता के बीच भावनात्मक दूरी है, उनके विचार मतलब भाई विचार एक उनके मिलते नहीं है, क्योंकि ये ठहरे आधुनिक काल के और ये बेचारे पापा बेचारे दिन भर काम करके उनके भी मतलब उनका एकदम भावनात्मक दूरी है उनके बीच, और अपने विचार भी साझा नहीं करते। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने पापा के साथ ज्यादा फ्रीली भी नहीं बिहेव नहीं करते। आप लोग अपने पापा के साथ कैसे रहते, फ्री हो रहते हो या नहीं, कमेंट में बताना है आप लोगों को, जिससे कि उनका अकेलापन और बढ़ जाता है। एक तो भाई हम लोग बच्चे पापा के साथ कोई ज्यादा बात भी नहीं करते, तो उनका अकेलापन हम अपनी निजी बातें बता दें क्या, आप लोग अपने पापा से बताते हो क्या, नहीं ना, इससे उनका अकेलापन और बढ़ जाता है। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, वो अभी कोई बात नहीं करता तो अपने आप खुद वो अपना रेडियो सुनते सुनते बैठते हैं। ठीक है, हिज फादर escaped lonely through the memories and the imagination, फिर वो अपनी पुरानी यादें में खोए रहते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं, उनमें खोए रहते हैं, तो वो अपने अपने इसमें व्यस्त हो जाते हैं। ही थिंक्स अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, और जो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं ना भाई, बच्चे के बारे में भी सोचते हैं, उनके परिवार के बारे में उनको टेंशन होता है, तो ये भी सोचते हैं। सर्चिंग फॉर द मीनिंग, और उनका पिता रेडियो की आवाज सुनते हुए स्मृतियों और कल्पनाओं में खो जाते हैं, वो अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर अपने अकेलेपन से बचने की कोशिश करते हैं। अभी भाई हमारी ये पोयम टोटली कंप्लीट हो चुकी है, अभी बढ़ते इसकी पीवाकी की तरफ। भाई अभी जो मैंने अभी एक कविता आप लोगों को पढ़ाई, पोयम फादर रिटर्निंग होम, ये भाई अभी तक 2022 से जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, वहां से मुझे ये अभी तक एक भी बार पूछी नहीं गई है, तो ये इस बार भी चांसेस बन सकते हैं इसके आने की। तो ये आपको एक बार अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, और ये जो नोट्स दिए एक बार अच्छे से आपको इसको पढ़ लेनी है, तो इसकी पीवाई उसका होने का तो सवाल ही नहीं होता। देखिए इसका एप्रिसिएशन भी एकदम अच्छे से करवाऊंगा। एक तो एप्रिसिएशन, एक तो यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, मेरे ख्याल से ये एप्रिसिएशन में भी इस बार पूछी जा सकती है। तो देखिए आपको ये पोएम भी मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम जो है हमारी मनी, ये भी नहीं पूछी गई है अभी तक, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। फादर रिटर्निंग होम, इंडियन वेवर्स, मनी, और जो हमारी लास्ट की पोएम है स्मॉल रिवर्स एंड टाउन, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि पूछी नहीं गई है ना 2022 से। सबसे पहले मनी कविता पैसों के ऊपर बताई गई है, विलियम एच डेविस जी ने लिखी है। फादर रिटर्निंग होम दिलीप चित्रे जी ने लिखी है। हैव यू अर्न योर टुमारो एडगार गेस्ट जी ने लिखी है। जो इंडियन व्यूअर्स है सरोजिनी नायडू, इसके रॉबर्ट साउदी, और जो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है ये किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन जी ने लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। विलियम एच डेविस, मनी पैसा, गाना सुना है मसंग ये है पैसा, क्या है पता नहीं, लेकिन द पोयम मनी शोज द पोएट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ व्हेन ही हैड मनी। ये कविता सीधा आपको बताऊं तो ये जब पोएट के पास पैसा था तब उनके पास दोस्त कैसे थे, और जब अभी जो ये पुअर मतलब गरीब हो चुके, पैसा नहीं है, तो अभी इनके पास दोस्त कैसे है, और उनकी लाइफ अभी कैसी है, पैसा थी तब लाइफ कैसी थी, पैसा नहीं है अब लाइफ कैसी है, तो इसके बारे में बताया। तो सीधा इंट्रोडक्शन आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसी में बताऊंगा। इस कविता में
कवि बताता है कि पैसा होने पर कैसे झूठे दोस्त मिल जाते हैं और गरीब होने पर असली रिश्तों की पहचान होती है। कवि यह भी दिखाता है कि गरीब लोग कम में ही खुश रहते हैं, जबकि अमीर लोग अक्सर कठोर और उदास रहते हैं। तो देखिए इस कविता का सिंपल मतलब ये है, शानदार लाइन बाय लाइन बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। व्हेन आई हैड मनी, मनी ओ, जब मेरे पास पैसा था। आई न्यू नो जॉय टिल वेंट आई पुअर, मुझे तब तक असली सुख के बारे में पता नहीं था। फॉर मेनी फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, कई झूठे दोस्त थे। कम नॉकिंग ऑल डे, दिन भर मेरे घर में पड़े रहते थे जब मेरे पास पैसा था। तो इसका मतलब देखिए, कवि कहता है कि जब उसके पास पैसा था तब उसे असली खुशी का मतलब समझ नहीं आया। पैसा होने पर बहुत से झूठे दोस्त उसके पास आते थे जो सिर्फ पैसों के लिए दोस्ती दिखाते थे। जब जब वह गरीब हुआ तब सच्ची खुशी और सच्चे रिश्तों का एहसास हुआ। तो यही पहले स्टांजा में बताया है। देन फेल्ट आई लाइक a child that holds the trumpet that he must not blow because man is dead. I dared not speak to let this false world now. कवि अपनी स्थिति इस तुलना अभी एक स्थिति से अपनी तुलना करते हैं, जैसे कि बच्चे बच्चे से करते हैं कि जिसके हाथ में ट्रम्पेट है, मतलब एक बजाने का साधन है ये ट्रम्पेट, मतलब कुछ होता है खिलौना होता रहेगा। मैंने तो देखा नहीं, आप आपने देखा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। है लेकिन वह उसे बजा नहीं सकता। उसके हाथ में देखिए, आपके हाथ में बांसुरी दी है लेकिन आप बजा नहीं सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि दुनिया की सच्चाई जानते हैं लेकिन वो झूठी दुनिया के सामने सच्चाई नहीं बता सकते। यही इस स्टांजा में बताया है। सीधी बात, नो बकवास। थर्ड स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। मच आई हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन हर्ट्स आर एवर लाइट, मतलब जो गरीब है हमेशा खुश रहते हैं। एंड हाउ देयर वाइव्स, यहाँ पर वाइफ है व्यूज का मतलब टू हम लाइक दिस, मतलब अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टू टिल नाइट। ये जो हमारी कवि कहता है कि उसने जीवन को गहराई से देखा है और समझा है कि गरीब लोगों का दिल हमेशा हल्का और खुश रहता है। उनकी पत्नियां जो है मधुमक्खी की तरह लगातार मेहनत करती रहती है। गरीबी के बावजूद उनके जीवन में मेहनत और संतोष होता है। तो यही इस यहाँ पर आपको भाई पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पढ़ते तो आता है ना, 12वीं में आ गए, शर्म करो। पढ़ते तो आता है ना, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नोट्स दी है, इसकी प्रिंट निकाल लो, क्योंकि भाई इतना पढ़ोगे तो सर चकरा जाएगा। मेरा चकरा रहा है इसमें देख देख के। तो पीडीएफ लेनी है आप लोगों को, आपके 20 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट ही पढ़ना है। मैंने जब पढ़ी थी ना भाई, तो ये जो सभी पीडीएफ पढ़ी थी ना मैंने, 10 से 15 मिनट के अंदर 5 से 6 चैप्टर मैंने पढ़ दिए। और इसके पहले मतलब पूरा जब आप आधा घंटा लेके बैठोगे तो आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे विद एप्रिसिएशन। हाँ, इसी प्रकार से चैप्टर को भी देना है। मतलब आप 1 फरवरी से इसको 1 फरवरी से पढ़ना चालू करो। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, एक दिन में भी आप लोग ये कर सकते हो। सीधी बात, नो बकवास। सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ, जब भी मैं गरीब की हंसी सुनता हूँ, एंड सी रिच वंस क्लाउडी फ्राउन, पुअर मैन आई थिंक नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। एक्सप्लेनेशन, कवि कहता है, कवि दिखता है कि गरीब लोग हंसते हुए और खुश रहते हैं, जबकि अमीर लोग अक्सर उदास और गुस्से में दिखते हैं। इसलिए कवि मानता है कि गरीब को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अमीर लोग हैं उनको अपना घमंड कम करने की जरूरत है। तो यही इस स्टांजा में कहा है। व्हेन आई हैड मनी, ओ मनी, जब मेरे पास पैसा था, अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी आएगा। माय मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, जब जब मेरे पास पैसा था, my many friends proved all untrue, but now I had no money. Oh, my friends are real through very few। मतलब इसका सीधा है कि कविता के अंत में कवि स्पष्ट करता है कि जब उसके पास पैसा था, जब उसके पास पैसा था तब उसके बहुत से दोस्त थे, लेकिन कैसे थे, झूठे थे। जब अब उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो उनके पास दोस्त कम है लेकिन अच्छे दोस्त है। समझ में आया? तो ये रहा ओवरऑल आपकी इस पोएम का। अभी तो मैंने बताया इसका पीवाईक्यू तो कोई नहीं है 2022 से, मैंने जहां तक मैंने इसका एनालिसिस किया है। अभी नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी, लॉर्ड बायरन। काफी अच्छी कविता है भाई, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ मैं। ये एक स्त्री की सुंदरता के बारे में दर्शाया है। अभी आप लोगों के मन में कुछ और ही चलेगा, ये कविता जो पढ़ाऊंगा आप किसी और के ख्याल में जाओगे, मुझे पता है। तो काफी अच्छी कविता है, ध्यान दीजिएगा।
इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताता हूँ। द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी इज अ रोमांटिक पोयम। ओ वो रोमांटिक पोयम है ये, in which Lord Byron described the physical beauty as well as the inner purity of the woman। एक इनको एक जो वुमेन है उनके बारे में बताते हैं, एक अनजान सी वुमेन है, इनकी अनजान सी वुमेन के बारे में बात कर रही है, जिसमें उन्होंने फिजिकल ब्यूटी और अंदर की ब्यूटी, मन से सुंदर भी है और फिजिकल ब्यूटी भी उनके बारे में इसने बताया है। द पोएट कंपेयर्स हर ब्यूटी टू नेचर, नेचर के साथ कंपेयर की है, जो हमारा नेचर है उसके साथ कंपेयर करते करते इन्होंने इस कविता में काफी हमको पकाया है। तो अभी हम इस कविता को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए हिंदी में इस कविता, ये शायद से सेम कलर हो गया, इससे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए इस कविता में लॉर्ड बायरन एक नारी की सुंदरता का वर्णन करता है। यह सुंदरता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि उसके मन की पवित्रता और शांति को भी दिखाती है। कवि प्रति प्रकृति के माध्यम से उसकी खूबसूरती को समझाते हैं, नेचर से माध्यम से, अभी अभी आपको बताया था। चलिए स्टांजा की ओर बढ़ते हैं, काफी लंबी पोएम है शायद से। अभी देखिए, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ द क्लाउडलेस लाइन्स एंड स्टेडी स्काई and all that the best dark and bright meet in her aspect, her eyes this me allowed that the tender light which heaven to gaudy days denies। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीधा, कुछ समझ में आया नहीं ना? तो काफी इसकी वर्डिंग जो है भाई काफी हार्ड है। कवि इस स्त्री की सुंदरता की तुलना एक कहानी फॉर्मेट में समझ लो भाई। इसी मैं आप लोगों को सेंटेंस इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको वही सेंटेंस एग्जाम में आएंगे। इस इस कविता में इस कवि स्त्री की सुंदरता की तुलना साफ और तारों भरी रात से करता है। उसमें अंधेरे की शांतता और रोशनी की चमक दोनों का सुंदर संतुलन है। उसकी आंखों और चेहरे पर एक कोमल प्रकाश है जो तेज दिन की चमक से अलग और अधिक सुखद है। मतलब भाई इस जो ये स्टांजा है, कवि सुंदरता किस प्रकार से, अभी नेचर और इस जो ये नारी है इनका कंपैरिजन क्या है। जो नारी की सुंदरता है, एक साफ, जो रात के समय में एक साफ और तारों से भरा रात होता है, मतलब आपने आसमान देखा होगा, तो उस आसमान से, और अंधेरे की शांतता 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 उनके मन को दर्शाती है, और जो ताप ये साफ तारों से भरी रात है उनको एकदम सुंदरता को दर्शाती है। तो यही स्टांजा में कहा है, एक स्टोरी फॉर्मेट में समझ लो इसको ऊपर ऊपर से। बाकी क्वेश्चंस आपको इसका एप्रिसिएशन एकदम अच्छे से करवा के दूंगा, मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन में पूछी जाएगी। One shade the mower, one ray the lace, had half impired the nameless grace, which waves in every woven trace, or softy lightness over her face, where thoughts serenely sweet expresses how pure, how dear their dwelling place। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, तो कवि कवि कहता है कि अगर उसकी सुंदरता में जरा सा भी अंधेरा या रोशनी कम ज्यादा होती है तो उसका सौंदर्य बिगड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर उसके काले बादल और चेहरा एक अद्भुत सुंदरता को, काले बादल और चेहरा एक अद्भुत अद्भुत सुंदरता और प्रकट करता है। उसके शांत और मधुर विचार उसके पवित्र मन को प्रमाण देते हैं। तो ये इसका कवि कहता है कि अगर कुछ भी, थोड़ी भी रोशनी में भी, थोड़ा अंधेरे में रोशनी में कम ज्यादा हो जाए तो उसकी सुंदरता बिखर जाती है, बिगड़ जाती है। उसके काले बादल और चेहरे के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया है, मतलब साफ मन के बारे में भी कंपैरिजन किया है। थर्ड स्टांजा में देखिए, एंड दैट चिक एंड द ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो calm इट eloquent द स्माइल दैट विन द टीन्स ग्लो द बे। बट ये पढ़ लेना भाई आप लोग। सीधा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इस स्टांजा में कहा है कि कवि कहता है कि उसके गालों और माथे पर एक शांत और कोमल अभिव्यक्ति है। उसकी मुस्कान और चेहरे की चमक यह बताती है कि उसका जीवन नेक कामों से भरा हुआ है। उसकी जो माथे की चमक है, मतलब मुस्कान है, उसकी जो स्माइल है, वो दर्शाती है कि उसके काम कितने नेक और अच्छे हैं। उसका मन शांत और उसका हृदय निश्चल और पवित्र है। अपवित्र मन जैसे कि आपका अपवित्र मन है। तो भाई सीधा ये कविता है, इसमें भाई सीधा एक नारी के तीन स्टांजा में है। आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैंने शायद से अच्छे से नहीं समझा, ये मुझे भी पता है क्योंकि भाई काफी देर से बोल रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ जाओ। तो वो समझने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पर्दे आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई एक एक स्त्री है, उसके उसके बीच में और नेचर की जो ब्यूटी है उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है एकदम अच्छे से। जो बादल है उनके चेहरे से जैसे कंपैरिजन का है, तो आपको ये पढ़ते ही एक्सप्लेन
अच्छे से आ जाएगा भाई। और इसके जो ये आपको एप्रिसिएशन में पूछेगी, मेरी गारंटी है, सीधा एप्रिसिएशन में पूछेगी तो उसका एप्रिसिएशन एकदम अच्छे से याद करवा के दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अभी जो लास्ट कविता है, फाइनली फाइनली लास्ट कविता आ गई भाई, कितने देर से पढ़ा रहा हूँ, स्मॉल रिवर एंड टाउन। तो ये इस बार मुझे भी तो ये भी पढ़ लेना भाई। ये जो तीन मैंने आपको बताया इंडियन व्यूवर्स, इसका एप्रिसिएशन आपको ध्यान नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन ये जो तीन पोएम है, फादर रिटर्निंग होम, मनी, और जो लास्ट की है स्मॉल रिवर एंड टाउन, तो ये आपको अच्छे इसके भाई अभी शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसके हमने पीवाईक्यूज नहीं किए, मैं आपको इसके पीवाईक्यूज बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर जो शी वॉक्स इन ब्यूटी है 2024 में एक बार आई थी, जो एप्रिसिएशन के लिए 10 मार्क्स के लिए आई थी, और जो ये 2023 में एक बार आई थी एप्रिसिएशन के लिए आई थी। मतलब इसके तो मैं ज्यादा चांसेस, मैं भाई इंडियन व्यूवर को ज्यादा पॉइंट दूंगा इस बारे में, क्योंकि भाई ये काफी बार से नहीं पूछी गई है, पहले पूछी गई है शायद लेकिन 2022 से पहले, लेकिन इस बार से ज्यादा चांसेस बनते हैं 10 मार्क्स के लिए आए। तो एक बार अच्छे से इसको देख लेना भाई, सबसे पहले ही पढ़ाई इसलिए। देखिए 2024 और 2023 में एप्रिसिएशन में, मतलब ये 2023 का पेपर है, इसमें ये एप्रिसिएशन में पूछी गई थी। देखिए पोएट्री एंड एप्रिसिएशन आपको बताऊंगा मैं, मैंने काफी एनालिसिस किया है भाई, हल्के में मत लेना इस वीडियो को। सेक्शन 3 देखिए राइट, यहाँ पर राइटिंग स्किल दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिमाग नहीं चल रहा है भाई। आप, मुझे लगता है आप तक कोई वीडियो देख भी रहा है कि नहीं, या फिर मैं ही बड़बड़ करता बैठ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पर भाई एप्रिसिएशन आया था कि नहीं, अरे कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर ये देखिए शी वॉक्स इन ब्यूटी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एप्रिसिएशन में पूछी गई है और 10 मार्क्स के लिए 2024 में पूछी गई है, आप लोगों को दिखा हो गया। तो देखिए भाई ये 2024 का पेपर है, और इसके अभी हम चलते हैं राइटिंग स्किल वाली, सॉरी पोएट्री सेक्शन में, सेक्शन नंबर 3 में। तो ये वाली कविता जो आई थी 2024 का पेपर है ये, तो इसमें ये आई थी 10 मार्क्स के लिए। देखिए किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा भी मैं, और नोट से अगर आपने पढ़ा तो आपको काफी आसानी होगी सॉल्व करने में। आजा भाई आजा, गुम हो गया, ये आ गई हमारी सेक्शन 3। देखिए शी वॉक्स इन ब्यूटी आप लोगों को दिखाई दे होगी, 10 मार्क्स के लिए पूछी गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो लेडीज ब्यूटी क्लाउडलेस स्टेरी नाइट, तो यहाँ पर लेडी की जो ब्यूटी है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों को किस प्रकार से पूछा है कि जो लेडी की ब्यूटी है क्लाउड के साथ जो कंपैरिजन बताया था मैंने अभी आप लोगों को इन स्टेरी नाइट, तो ये किस प्रकार से था, उसकी हेयर किस प्रकार से थे, उसके आईज किस प्रकार से थे, उसका माइंड जो था वो किस प्रकार से था, और उसकी आईज, तो उसकी स्माइल जो है किस प्रकार से थी, कब, जब हमने कंपैरिजन क्लाउडलेस स्टेरी नाइट के साथ किया था। तो ये रहा भाई इसका आंसर, बीच का तो कैंसिल कर दिया है, आप लोगों ने पहचाना ही होगा, तो कॉपीराइट का इश्यू है भाई यहाँ पर। ब्यूटी यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन अभी भी आपको मैंने बताया था कि क्लाउड के साथ जब कंपैरिजन किया तो उनके हेयर के बारे में क्या कहा था, वेव्स इन एवरी रेवेंस ट्रीज। तो ये एक पॉइंट हो गया, आपको पैसेज से आंसर आपको एकदम इजी में ये लाइन दिख जाएगी आपको क्लाउडलेस के बारे में। आपको एक बार अगर स्टोरी समझ में आ जाएगी ना तो आप लोग एकदम अच्छे से लिख पाओगे। हर आइज के बारे में, मीट इन हर एस्पेक्ट, हर माइंड, थॉट्स सिंसियरली एंड स्वीट एक्सप्रेशन, और जो हर स्माइल, स्माइल कैसी थी, दैट द टीन्स दैट ग्लो, तो ये वाली इसकी स्माइल के बारे में बताया। तो ये जैसे जैसा आप लोग पैसेज में से आंसर लिख सकते। तो भाई इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को मैंने जो जो बताया अभी, मतलब जो अभी भी आपको बताया एकदम अच्छे से, जो नोट्स है इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम एकदम अच्छा इजी हो जाएगा भाई। तो देखिए अभी लास्ट पोएम है ना हमारी, लास्ट बची है पीवाईक्यू, उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके मतलब आपको बताया कि किस प्रकार से करना है। अभी भाई आप लोगों को ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा के दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी लास्ट पोएम कहाँ गुम हो गई भाई, लास्ट में है ना शायद। तो मनी पोएम के कौन थे, जो विलियम एच डेविस जी थे, उन्होंने लिखी थी, राइटर थे। पोएम स्मॉल रिवर्स एंड टाउन्स, मंग मंग दाई ने लिखी है हमारी कविता। इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ऊपर ऊपर से क्या कहा है इस कविता में। द पोएम स्मॉल टाउन्स, the poem small rivers and town describes the life of the small towns, छोटे छोटे जो गाँव है उनके पास जो नदी है, और नेचर कैसा है, लाइफ, डेथ, रिचुअल्स, परंपरा कैसी है, इतने चेंजेस होने के बाद भी परंपरा टिकी हुई है। द पोएट शोज द डीप कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड द स्पिरिचुअल बिलीफ। तो इस ये कविता सिंपल सिंपल, इस कविता में छोटे छोटे शहरों के बारे में, नदी के बीच गहरे संबंधों को दिखाती है। नदी सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु, यादों और परंपराओं का प्रतीक है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन नदी और रिवाज नहीं बदलते। तो सीधा इस कविता का मतलब यही है। काफी लंबी पोएम है रही, 6 स्टांजास है, मतलब 2 नंबर इसको देंगे हम बड़ी में। अभी पहला स्टांजा देखिए, रिवर हैज अ सोल, मतलब रिवर को आत्मा है, ऐसा कविता कह रहे। भूत, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड,
like the torrent of grief. Sometimes I think hold its breath seeking land of the fish. ये मतलब काफी इजी इसके वर्डिंग्स है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे हम लोगों को कि ये कहते हैं कि कवि हमारे रिवर को आत्मा है रिवर में, क्योंकि भाई वो समर के सीजन में आप लोगों को पता है कि जमीन में ऐसे दरारें पड़ जाती है, कट्स पड़ जाती है। और लाइक द टॉरेंट्स ऑफ द ग्रीफ, मतलब ये कुछ टॉरेंट ऑफ द ग्रीफ यहाँ पर हिंदी में बताऊंगा। कवि कहता है कि नदी के पास एक आत्मा होती है। गर्मियों में जब नदी तेज बहती है तो वो दुख के प्रवाह जैसी लगती है, मतलब गर्मी के दिनों में वो जो तेज बहती है तो एक दुख के जैसी लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नदी सांस रोक के किसी शांत और समुद्र जगह की तलाश कर रही हो। धूप के समर सीजन में तो भाई हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि एकदम ठंडी जगह पर रहने का मन करता है ना। रिवर हैज अ सोल, इट नोज stretching past the town from the first drop of the rain to dry earth, the mist mountains, improperly immortality of the water। एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं। यह कविता बताता है कि नदी और पानी की अमरता का ज्ञान है। कवि कहता है कि नदी को पानी की अमरता का ज्ञान है, मतलब नदी पानी के उपकार को नहीं भूलती है, अमरता का ज्ञान है। बारिश की पहली बूंद से लेकर सूखी हुई जमीन तक और पौधों की धुन तक पानी और हर रूप में जीवित रहता है। नदी मतलब पानी कभी मरता ही नहीं है, ये ऐसे कहती है, पानी कभी मरता ही नहीं है। कभी कभी पहाड़ों में घुम जाता है पानी और पौधों तक, यहाँ तक मतलब पौधों में भी रहता है पानी। तो ये मतलब पानी मरता नहीं है, ये पानी की महानता के बारे में जानती है नदी। तो ऐसा इस स्टांजा में कहा है। A shrine of happy pictures marks the days of the childhood. Small towns grew anxiety for the future. बचपन की यादें मंदिर की तस्वीरों की तरह पवित्र होती है, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं भविष्य की चिंता बढ़ने लगती है और छोटे छोटे शहरों में और डर दोनों छोटे छोटे शहरों में सपने और डर दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun। मुझे पता है यहाँ तक कोई नहीं रुका है, इसलिए ज्यादा कुछ मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी देर से बोल रहा हूँ ना भाई। एक्सप्लेनेशन यहाँ कवि मृत्यु के बाद विश्वास को दिखाता है। मुझे पता है कई लोग आ चुके हैं, गए हैं, पीडीएफ लेकर कब के गुम हो चुके हैं, जो है वो है यहाँ पर मेरे हुए। यहाँ कवि मृत्यु के बाद विश्वास को दिखाता है। मरे हुए लोगों को पश्चिम दिशा की तरफ रखा जाता है कि ताकि उनकी आत्मा पूरब की तरफ सूरज के घर नए जीवन की मोक्षा की ओर बढ़ सके। क्योंकि भाई यहाँ पर बताया कि कवि ने मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है उनको वेस्ट डायरेक्शन में दिया जाता है, क्योंकि ईस्ट में से तो सूरज निकलता है और वो ईस्ट दिशा में जा सके एक नई शुरुआत लेकर। इन कूल बम्बू रिस्टोर्स इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। अभी इसका मैं सीधा एक्सप्लेनेशन बताऊं। बाम्बू और धूप का जो दृश्य के माध्यम से कवि बताता है कि प्रकृति प्रकृति जीवन का महत्व छिपी है, प्रकृति में जीवन का महत्व छिपा है और शांति में जीवन का महत्व प्रकृति और शांति में छिपा हुआ है। छोटी छोटी चीजें से ही जीवन सुंदर बनता है, ऐसा इस स्टांजा में कहा है। इन द स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक द गॉड्स। इस अंत में कवि कहता है कि छोटे छोटे शहरों के लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वह ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं और प्रकृति के साथ एकता महसूस करते हैं। तो यही इस बोल पोयम का है। सारे सारे पोयम अभी पढ़ा के दिए है, प्लीज पढ़ लेना आप लोग, एक बार रिवाइज कर लेना, काफी मदद होगी आप लोगों की। यहाँ तक वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए फाइनली यहाँ पर इसको आने में इतना देर लग रहा है, मैंने पढ़ा कैसे दिया मुझे भी लग रहा है अभी। देखिए अभी आपको चैप्टर्स का भी मिल जाएगा इसी प्रकार से, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यार दिया तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, एप्रिसिएशन रहेगा ना, तो एप्रिसिएशन देख लीजिए अभी। अभी भाई मैं आप लोगों को सीधा बात बताऊंगा, यहाँ पर जो एप्रिसिएशन है आपको क्या करना है, ट्रिक बताऊंगा, सुन लो। यहाँ पर इसको छोटा कर दूं क्या मैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। एप्रिसिएशन में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, ये इतना जो पैराग्राफ दिया है मैंने भाई, ट्रिक देखो कितने जबरदस्त तरीके से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सिर्फ इतना पैराग्राफ आपको याद करना है, कर लिया क्या, क्यों, सब छोड़ो, सबसे पहले याद कर लो। अभी देखिए ये जो नोट्स है मैं आप लोगों को ये ग्रुप पर भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। तो यहाँ पर जो ये जो दिखा है मैंने, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, सारे के सारे पोएम के मैंने ये एक शॉर्ट लिख दिए द इंच के प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पर
अभी भाई हमारी एक पोएम है, जैसे कि द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते लेते यहाँ पर इसका टाइटल दिया है, यहाँ पर पोएम दी है, उसका पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंडियन रिवर और सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, इसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसका इंडियन रिवर, इसका पोएट वर्ल्ड विटमैन, इसकी सरोजिनी नायडू, इसकी थीम क्या है यहाँ पर दी है, और इसका जो पोएटिक स्टाइल है यहाँ पर दिया है, इस कविता का यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे के सारे जो पोएम्स है इसका ऐसे रिप्रेजेंट किया है। आपको क्या करना है, दिमाग से खेलो भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब एक पैराग्राफ आपको याद करना है, सिर्फ इतना पैराग्राफ, हैशटैग स्टडी टूर बोलते हैं। इसी ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये पैराग्राफ याद कर लिया, अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर जो लिखा है, जैसे कि टाइटल जो पोएम है उसका नाम लिख दो भाई यहाँ पर, एकदम अच्छे से आपका एप्रिसिएशन बन जाएगा। देखिए लास्ट टाइम में 8 पोएम के कहा याद करते बैठोगे भाई, पागल हो गए क्या? सिर्फ इतना पैराग्राफ याद कर लो जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, सिर्फ ये अभी पोएम आपने याद कर लिया। देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि थीम क्या है, ये आप एक बार पढ़ लीजिए और ब्लैंक्स में फिल कर दीजिए मेरी जान। देखिए आप लोगों का एप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। कैसी लगी आप लोगों को ये ट्रिक, कैसी लगी एक बार बताना, मैसेज की जगह पर मैसेज लिख देना, फेवरेट लाइन, ये आपकी जिम्मेदारी। पैसे दिया रहेगा, कोई भी लाइन उठा देना, उसको कहा एग्जामिनर को कहाँ पता चलने वाला कि आप लोगों की फेवरेट है या नहीं, कुछ भी उठा के चिपका दो, बस इतना काम करना है। पूरी के पूरी 4 मार्क्स लेना है, मतलब 14 के 14 मार्क्स इस वीडियो में फिक्स कर दिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।